Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और ना ही आपको कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को आज ही यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और अभी हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहां पर सीरीज जो है वो यहां पर स्टार्ट करी है। ठीक है, मतलब जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री के भी चैप्टर्स यहां पर कवर कराए, उसके बाद मैंने आपको ज्योग्राफी के यहाँ पर चैप्टर्स कवर कराए, मैप वर्क वगैरह भी कंप्लीट कराया। अब यहाँ पर किसकी बारी है? अब हम यहाँ पर सिविक्स का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर करेंगे। अब सिविक्स का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसका वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले, वो चीजें ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, आप में से कई लोग जो है वो ये पूछते हैं कि सर कहाँ पर है, वो लिंक कैसे मिलेगा? तो आप लोग अच्छे से सर्च कर लेना। सर्च करने पर मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियोस जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक बार सर्च करना है। ऑलरेडी जो है वो सारे के सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको वन शॉट रिविजन के तहत यहाँ पर कवर करा दी है। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले, इसका फॉर्मेट क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, हमेशा की तरह जो हर वीडियो में हम देखते आते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब सिविक्स में मैप तो आता नहीं है तो मैप डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट। ये हो गया आपका शॉर्ट, ये हो गया आपका लॉन्ग और ये हो गया आपका वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मेट के क्वेश्चन करेंगे। 1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर और 3 नंबर के 15 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं और 5 नंबर के जो है टोटल 10 क्वेश्चंस। मतलब ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट होगा इसमें 50 क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर होंगे और इन 50 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं वो कवर हो जाएंगी। साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं। फिर मैं यहाँ पर ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, इसका आंसर हमें किस तरीके से लिखना है, वो चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्शन कॉल्ड विच इज हेल्ड व्हेन लोकसभा और द स्टेट असेंबली इज डिसॉल्व्ड बिफोर डाई एक्सपायरी ऑफ इट्स फुल टर्म। ठीक है, मतलब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है ना, या कोई स्टेट असेंबली है ना, लोकसभा की बात हो रही है या विधानसभा की बात हो रही है, तो उनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है ना। 5 साल में रेगुलर बेसिस पे जो है वो आपको इलेक्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि उसका टेन्योर मतलब फुल टर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले अगर इलेक्शन यहां पर करवा दिया जाए तो उस इलेक्शन को हम यहां पर कहते क्या है? ठीक है, तो देखो यहां पर इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन आपको ना 2-3 चीजें यहां पर याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे पहले इलेक्शन, 2 इलेक्शन और ये 3 इलेक्शन, ठीक है, इनके बारे में बात करूंगा। पहला जो इलेक्शन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? जनरल इलेक्शन मतलब हुआ कि भाई 5 साल में जो है जो इलेक्शन यहां पर होते हैं उसको हम जनरल इलेक्शन यहां पर कहते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सीट से अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाता है तो वो सीट खाली हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस सीट को यहां पर फुलफिल करने के लिए, है ना, या फिल करने के लिए हमें दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्शन को हम कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर 5 साल पूरे हुए बिना ही दोबारा इलेक्शन यहां पर कराने पड़ जाए तो ऐसे इलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन यहां पर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो गया आपका मिड टर्म इलेक्शन। इसको हम स्नैप इलेक्शन भी यहां पर कहते हैं। ठीक है, स्नैप इलेक्शन भी एक टर्म होता है। ठीक है, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑन विच प्रिंसिपल इज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड? ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, जिसके बेसिस पे 18 साल या उससे ज्यादा जिसकी उम्र है उसको यहां पर वोटिंग राइट्स यहां पर हमारे देश में दिए गए हैं, है ना। तो किस सिद्धांत के ऊपर ये काम करता है?
तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल का मतलब है सब लोगों को, तो यहां पर बात होगी 1 पर्सन 1 वोट, और सभी लोगों को यहां पर क्या करना है कि हमें जो है वो अधिकार देना है, किस चीज का, वोटिंग का, मतलब एक लीगल राइट आप यहां पर बता सकते हैं, है ना। देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वन शॉट रिवीजन में कि भाई जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है, तो वो लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि 1 पर्सन 1 वोट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग यहां पर हैं जिनके पास भी वोटिंग राइट्स हैं उनके वोट की वैल्यू जो है वो सब जगह पर आपको समान देखने को मिलेगी, तो ये चीज आपको यहां पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी की जो है यहां पर परिभाषा आपको लिखनी है। तो अब्राहम लिंकन साहब जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा एक डेफिनेशन यहां पर दी गई है ना, वो बहुत फेमस डेफिनेशन है, कई वर्षों से जो है हम इसी तरीके के आंसर में चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की यहां पर फॉर्म होती है विच इज इलेक्टेड बाई द पीपल, है ना, मतलब वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका इलेक्शन किसने किया है, लोगों ने इलेक्शन किया है, तो इलेक्टेड बाई द पीपल, रूल्ड बाई द पीपल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, मतलब यहां पर क्या है कि जनता ने उनको इलेक्ट किया है, वोटिंग राइट्स मतलब वोट देके जो है उनको इलेक्ट किया है, रूल्ड बाय द पीपल, जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो क्या है कि वो भी लोग ही हैं, हम में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर क्या है कि वो इलेक्ट होकर वहां पर गए हैं और वो हमारे बिहाफ में जो है वो कानून वगैरह यहाँ पर बनाएंगे, और वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के भले के लिए यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए, जिनको इलेक्ट किया गया वो भी जनता में से ही है और वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि ये फेमस डेफिनेशन जो है ये यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी ने जो है वो यहाँ पर दी थी, ठीक है। तो उससे आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा और यहाँ पर मजेदार यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेड बाय द पॉलिटिकल इक्वेलिटी, है ना, राजनीतिक समानता की बात जब हम यहाँ पर करते हैं पॉलिटिकल इक्वेलिटी, तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी जो है वो होती क्या है। तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी इज द सिचुएशन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज इक्वल राइट टू फाइट इलेक्शंस, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, जैसे आपने यूरोप वगैरह में देखा वहां पर क्या हो गया भाई, वहां पर सिंगल पार्टी रूल हो गया, है ना। इवन चाइना में तो आज भी है, वहां पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हर बार क्या होगा, उनके जो प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनका सबका फेस अलग हो जाएगा, लेकिन वो एक ही पार्टी को बिलोंग करेंगे, एक ही विचारधारा को बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सभी पार्टीज जो है, ठीक है, जितनी भी पार्टी आपको देखने को मिलेंगी सबके पास क्या है, इक्वल राइट है ना, समान अधिकार आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों, ताकि वो इलेक्शंस वगैरह में जो है वो यहाँ पर आपको फाइट करते हुए दिखाई दें, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना, एक मैंने आपको टर्म यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो लेवल होना चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना उसको बहुत ज्यादा राइट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, है ना, या अपनी पावर का वो अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें नहीं है। तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी का मतलब ये है कि हमारे देश में नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या स्टेट लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, तो उनके बेसिस पे क्या है कि उनको सबको जो है वो समान अधिकार है कि वो इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है जो यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की समानता जो है वो हमारे प्यारे देश में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी भाई। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टी कैंडिडेट एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, है ना। जो पार्टी कैंडिडेट होते हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं इनका क्या मतलब होता है ना। तो थोड़ा सा आंसर तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था, बस वही चीज आपको ध्यान रखना है कि पार्टी कैंडिडेट फाइट्स एन इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी ही बिलोंग्स, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो जिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी होती है ना। आपने देखा होगा कहीं पर भी इलेक्शन होने वाले, ठीक है, तो जैसे हमने हरियाणा वाले इलेक्शन के बारे में बात करी थी, है ना, तो वहां पर क्या होगा कि जो हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस के ऑपोजिशन में, ठीक है, लोक दल, तो उसकी आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या था, उसका आइडियोलॉजी ये था कि भाई अगर हम पावर में आएंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो किसान है और जो स्मॉल बिजनेसमैन है सभी की जो लोन्स हैं उनको हम यहाँ पर वेव करेंगे, मतलब माफ कर देंगे। तो अब जितने लोग यहाँ पर होंगे वो सब लोग क्या करेंगे भाई, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से भी वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे होंगे वहां पर जाकर यही बात बताएंगे, है ना, कि हमको वोट दीजिए, हम क्या करेंगे, हम आपका जो भी लोन है उसको यहाँ पर माफ कर देंगे, इस तरीके की बातें करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी पार्टी कैंडिडेट होता है वो पार्टी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके बेसिस पे जो है वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ही यूजेस द पार्टी इलेक्शन सिंबल एज इज इलेक्शन सिंबल, है ना। जैसे अब कोई बीजेपी पार्टी को बिलोंग करता है ना, तो क्या होगा भाई, कमल का फूल खिल जाएगा, है ना। अगर कोई कांग्रेस को बिलोंग करता है तो यहाँ पर क्या होगा, हाथ का पंजा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कोई बहुजन समाज पार्टी को बिलोंग करता है तो क्या होगा, हाथी पर बैठ के जो है वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ेंगे, ठीक है। उनका सिंबल जो है वो हाथी है, ठीक है। हंसी मजाक की बात है, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके की एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर लिए।
अब मान लीजिए कि कोई समाजवादी पार्टी है तो साइकिल वाला सिंबल यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यही सब चीजें होती हैं कि जिस भी पार्टी को आप बिलोंग करोगे उस पार्टी का सिंबल जो है वो यूज करने वाले हो, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग जो है उनसे पूछोगे कि आप किसको वोट दोगे, है ना, तो वो बोलेंगे कि हम इस पार्टी को वोट देंगे, है ना, हम इस पार्टी को वोट देंगे। उनको कैंडिडेट का नाम नहीं पता होता। तो वो इलेक्शन सिंबल जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फाइट इलेक्शन ऑन हिज ओन प्रिंसिपल, ठीक है, कि भाई मैं अपने बेसिस पे यहाँ पर काम करूंगा, मैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ही यूजेज द सिंबल प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन स्पेशली टू हिम, ठीक है, जो भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर उनको सिंबल प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को यहाँ पर प्रमोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन टू सीक वोट, है ना। जैसे क्या होता है कि इलेक्शन कभी होने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके की रैलियां होती हैं, लोग घर पर आते हैं, है ना, घर पे जाके खाना खाते हैं, है ना, सबको यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हमें वोट दीजिएगा। तो ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है इसको हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। तो इलेक्शन कैंपेन के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कौन कौन सी मेथड्स जो है उनको यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि प्रोसेसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जुलूस निकालना, है ना। जुलूस मतलब यहाँ पर क्या होंगे, नेताजी होंगे और नेताजी के साथ उनके जो भी सपोर्टर वगैरह होंगे वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े बड़े शहर वगैरह में, है ना, या गलियों में यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे ताकि बाकी के जो लोग हैं वो उनको यहाँ पर देखें। पब्लिक मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है, जो जनता होती है वो यहाँ पर जो भी नेता होते हैं, जो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं। डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर होता है ना। फिर उसके बाद होल्डिंग कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, है ना। कॉर्नर मीटिंग्स मतलब कैसे हम अपनी अप्रोच को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में पॉपुलर बन सकते हैं, है ना। उसके बाद पैम्पलेट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देंगे, बैजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, छोटे छोटे बैज लोग यहाँ पर लगाकर घूमते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब आपको इलेक्शन कैंपेन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है ना आप ये भी कह सकते हैं आजकल तो क्या हुआ है, आजकल ऑनलाइन कैंपेन भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप इस चीज को ऐड करना बहुत अच्छा लगेगा, जो आपकी कॉपी यहाँ पर चेक करेंगे तो ऑनलाइन कैंपेन भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। अलग अलग तरीके के पोस्टर्स वगैरह हम अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स वगैरह पर भी यहाँ पर देखते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन का एक ये भी तरीका है जो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया वी फॉलो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ पर्पसेस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, दीज आर कॉल्ड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम अपने पूरे के पूरे क्षेत्र को, देश को, राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर क्या हो, वो समान तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिले और जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है वो इक्वल सब जगह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। मतलब ये आपका क्षेत्र है, यहाँ से क्या होगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो इसको हम यहाँ पर टर्म बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, उसको भी बताओ, तो ऊपर वाला आंसर लिख देना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आर अपॉइंटेड बाय द, ठीक है, जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। हमारे देश में 25 जनवरी जो होता है ना, इस दिन हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वैसे हमारे देश में अगर आप देखोगे तो एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे तो उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा, ठीक है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपका ज्ञान का भंडार जो है वो बढ़ा रहा हूं मैं। श्री सुशील चंद्रा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम है श्री राजीव कुमार, ठीक है, श्री राजीव कुमार, ठीक है। और उसके बाद दूसरे जो है उनका नाम है श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र ये पांडे हो गए, ठीक है भाई। चलिए, तो अब यहां पर क्या है, ये इलेक्शन कमिश्नर हो गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो कौन करता है, इनको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, टेन्योर, है ना, कि भाई कितने साल तक ये लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा इनका टेन्योर जो है वो आपको 6 ईयर्स, ठीक है, या 65 ईयर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 6 साल तक रहेंगे, है ना, लेकिन इस 6 साल से पहले अगर वो यहाँ पर कितने के हो गए, जैसे एक एज का क्राइटेरिया देखो, अगर मान लो कि कोई 59 ईयर का है ना, और कोई 60 ईयर का है,
तो 59 वाला जो है वो 65 तक रहेगा, है ना, क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन 60 वाले को 6 साल कंप्लीट करने के लिए 66 यहाँ पर हो गया, लेकिन 66 तक नहीं रहेगा, वो केवल 65 तक। तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो केवल 5 साल का रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको एडिशनल भी यहाँ पर बता दी है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगली बात करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, एपिक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कि जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर होता है उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या होती है। दिस कार्ड इज गिवन टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, जिसका भी नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में होता है। सब लोगों का नाम नहीं होगा, अभी आप लोगों का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज 18 साल नहीं हुई है अभी। जब 18 साल के आप हो जाओगे तब आपका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाएगा और आपके पास भी जो है एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। ठीक है, तो ये आपको लेकर जाना है। अच्छा, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, अभी हमारे देश में जो ये एपिक है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो चीज है ना ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये चीज जो है ये कंपलसरी नहीं है। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण ये है कि धीरे धीरे जो है इसको कंपलसरी बनाएंगे। अभी आप जा सकते हैं, बाकी जो दूसरे आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह होते हैं उससे आप प्रूफ करके जो है वो चीजों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, है ना। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है भाई? ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, अगर आपसे कोई ये बोले कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई ये बताओ कि पहली बार, है ना, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर ईवीएम का यूज किया था वो कहाँ पर किया था, तो याद रखने ना, ये यहाँ पर केरला है। ठीक है, केरला में इसका यूज किया गया था। वहां पर एक विधानसभा क्षेत्र था जिसका नाम था प्रारूर। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि ईवीएम का सबसे पहली बार जो है वो यहाँ पर यूज किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका केरला। ठीक है, और भी बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो, ईवीएम का प्रयोग ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई बोले, जैसे अभी क्या होता है कि आपका जो ईवीएम है ना उसमें नोटा का ऑप्शन भी आता है, नन ऑफ दी अबव, मतलब किसी को भी वोट आप नहीं देना चाहते हो। नोटा का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया था? ये किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नोटा जो है, नोटा जो आता है ना इलेक्शन में, नन ऑफ दी अबव, वो बटन सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में यहां पर यूज किया गया था। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं वीवीपैट के बारे में, ठीक है, वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ट्रोल हो गया, है ना। सो वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें आप बटन दबाते हो तो वहां पे एक पर्ची निकल कर आती है ना, कि आपने किसको वोट दिया। वीवीपैट का जो सबसे पहले यहां पर प्रयोग किया गया था वो कहां पर किया गया था? ये नागालैंड में किया गया था। ठीक है, इसका प्रयोग हमने सबसे पहले नागालैंड में किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ब्रेल का भी यूज करने लग गए, है ना। ब्रेल मतलब जो लोग यहाँ पर देख नहीं सकते अच्छी तरीके से, ठीक है, उनके वोट को अच्छी तरीके से प्रयोग करने के लिए गोवा में हमने ब्रेल वाला जो ईवीएम होता है ना, जो ईवीएम मशीन ब्रेल के रूप में होगी, वो भी हमने यहाँ पर स्टार्ट करी। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, जो कि आपको किताब में नहीं लिखी है और हो सकता है कि आप इस चीज़ को पता भी नहीं कर पाते कभी, है ना, लेकिन मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया, किसके 1 मार्कर का। ठीक है, अब हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट होगा जिसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल सा मीनिंग देखेंगे तो आपको किस तरीके से काम करना है ना। कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, कंडक्ट मतलब सिंपल सी बात जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ पहले से आप ये कह सकते हैं कि रूल्स वगैरह सेट कर दो, तो कोड ऑफ कंडक्ट है। सो इट इज अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नॉर्म्स हैं और कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। मतलब इन चीज़ों का आप प्रयोग करें। ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होगा कि इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट को हम ये चीज़ यहाँ पर कहते हैं। नॉर्मली इसमें लिख सकते हैं ना, जैसे सिंपल सी बात है, ब्राइब वगैरह का प्रयोग ना करें, है ना। फिर उसके बाद हेट स्पीच वगैरह यहाँ पर ना दें। फिर उसके बाद अपने रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन वगैरह का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्रयोग ना करो आप, है ना, कि भाई आप, मैं आपके रिलीजन का हूँ, मैं आपकी कास्ट का हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। What do you understand by इलेक्शन मैनिफेस्टो, ठीक है, मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है वो क्या है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का देखो, मैनिफेस्टो का मतलब यही होता है कि मैनिफेस्टो में किस तरीके के प्रॉमिस कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा जो आपके चैप्टर में केस स्टडी दी है हरियाणा की लोकदल, ठीक है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो यही था मेजोरिटी में कि हम लोग अगर यहाँ पर पावर में आएंगे तो क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उन लोगों का हम यहाँ पर जो लोन है वो यहाँ पर माफ करेंगे। तो वो इलेक्शन मैनिफेस्टो है।
An election manifesto is a statement by a political party explaining its policies, saying what they will do if they win the election. ठीक है, मतलब अपनी पॉलिसीज को यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन यहाँ पर जीत जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सा प्यारे शब्दों में जो है वो लिख सकते हैं, उदाहरण जो है वो लगा देना। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना कि लोकदल पार्टी जो है, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे जो हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहां पर ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग अगर इलेक्शन यहां पर जीतेंगे तो हम छोटे जो बिजनेसमैन है और फार्मर्स हैं उनका लोन यहां पर माफ कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके मेन फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी देनी है ना, कि मतलब वो लोग क्या काम करते हैं। पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि द मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग। ठीक है, फिर ये डैश लगा दो, फिर उसके बाद यहां पर पहला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। है ना, मतलब क्या होता है कि इलेक्शन को किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करना है, किस तरीके से इलेक्शन यहाँ पर होगा, है ना, इसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इंप्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट। है ना, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो मैंने आपको नॉर्म्स और गाइडलाइंस वगैरह बताई है ना, उनको यहाँ पर क्या करता है, इंप्लीमेंट करने का काम होता है। इट ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहेंस इट्स विन इलेक्शंस। ठीक है, और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, जैसे पहली बात यहां पर ये बताई जा रही है कि इट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस इट्स विन। ठीक है, टू इनहेंस इट्स विन इन इलेक्शन। ठीक है, ये यहां पर आप ऐसे कर लेना, यहां पर आपका इन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जा रहा है द गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स विन इन इलेक्शंस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि सरकार जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट यहां पर चल रही है तो उसके पास सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह के जो है वो एक्सेस हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह देता है कि भाई देखिए, सरकारी चीजों का आपका उस तरीके से प्रयोग नहीं करना है कि आप पावर में हो तो आप उनका गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसफर वगैरह यहां पर किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने को बोल भी सकती है और नहीं भी बोल सकती है ना, कि इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो सरकार को जो है वो बातें यहां पर माननी पड़ेंगी। तो ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन फील्स अनफेयर्स इन पोलिंग, इट ऑर्डर अ रीपोल। है ना, तो रीपोल यहां पर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर जो भी चीजें कंडक्ट वगैरह हो रहा है उसमें से 3-4 पॉइंट आप यहां पर मेंशन कर दो जो भी आपको अच्छे लगे। तो ये हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस। ठीक है, बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये किसके किसके इलेक्शन करवाते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते हैं, लोकसभा के इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन करवाते हैं और विधानसभा के इलेक्शन करवाते हैं। ये सारे के सारे जो इलेक्शन होते हैं ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। है ना, फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले क्या करते हैं, सारे तो इन्होंने कर दिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 इलेक्शन करवाता है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जो पंचायत वगैरह होते हैं, और दूसरा अगर आप देखोगे तो अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल जो भी यहाँ पर आपको बॉडी वगैरह देखने को मिलती है, नगर निगम वगैरह, उसके इलेक्शन यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, मेनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे देश में इलेक्शन के लिए कंप्लीट करता है। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन यहाँ पर लड़ना चाहता है तो उसको कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो यहाँ पर क्या है कि वो बतानी पड़ेगी, है ना, मतलब रिक्वायर्ड है। द कैंडिडेट हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन हैव टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या है, लीगल डिक्लेरेशन, है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख लिया आपने, है ना, जैसे वो फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर लोग लिख देते हैं ना कि कुछ भी लिख दिया, है ना, कि बोले कि किताब पढ़ने का बहुत शौक है ना, जीवन में कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो डिक्लेरेशन होता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन लीगल डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज आपने बोल दी है ना तो इसका मतलब है कि आपने बोल दिया है। ठीक है, और अगर आप इससे पलटे तो फिर क्या होगा, ठीक है, आप समझ ही सकते हो कि क्या होगा, है ना, बहुत बुरा होगा। तो यहां पर क्या है कि यही बोला जा रहा है कि कंटेस्ट इलेक्शन टू मेक लीगल डिक्लेरेशन। किस चीज का लीगल डिक्लेरेशन करना है, कि आपके ऊपर जो है वो कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं क्या भाई, है ना, मतलब आप कोर्ट वगैरह में कोई केस चल रहा है क्या आपके अगेंस्ट, एक तो ये बात पूछी जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके पास कितने एसेट और लाइबिलिटीज हैं, है ना, मतलब आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो कितनी प्रॉपर्टी है ना, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ पर इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं वो अपने आप को गरीब बताएं, है ना, लेकिन उनके परिवार में सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, वो अमीर हैं, तो ये भी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ये भी बताना पड़ेगा, द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली। तीसरी बात, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी पड़ेगी, है ना, कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो
सामने वाली जनता को जो है वो पता होना चाहिए कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपने क्या पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ये सब बताना, और ये सब चीज़ें क्या की जाएंगी, पब्लिक कर दी जाएंगी, है ना। लोग क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते, है ना। वो तो क्या करते हैं कि केवल बस, है ना, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, बस इसको ध्यान में रखकर जाकर क्या करते हैं कि अपने एमएलए का और अपने एमपी का और अपने पार्षद का जो चुनाव है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा देते हैं। पहले ये तो देखो कि जो पार्षद है वो कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो बड़े लेवल पर है, वो लोग आपके इधर पे थोड़ा ना मदद करने आएंगे, आपके इधर पे तो वही मदद करेंगे जिनको आपने यहाँ पर इलेक्ट किया है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। इस चीज के बेसिस पे, रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे हमें क्या करना है, वी हैव टू कास्ट आवर वोट, है ना। ये नहीं करना है कि चेहरा कौन है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर वोट करेंगे, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। अगर इलेक्शन वगैरह में यहाँ पर कंपटीशन हो तो उसके दो मेरिट्स आपको बताने, ठीक है। तो मैंने मेरिट्स भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और जो इसके डीमेरिट्स हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो दो मेरिट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कंपटीशन जब यहाँ पर होगा इलेक्शन वगैरह में तो उसके मेरिट्स यहाँ पर क्या क्या होंगे। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाई अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में मान सकते हो, प्यारे भारत में मान सकते हो, प्रोफेशनल हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, है ना, काफी सारे लोग होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल करियर अगर आपको अपना आगे बढ़ाना है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक बार आपने अच्छा काम किया, फिर सोचा कि 5 साल जो है जनता को क्या करेंगे, उनकी बात जो है वो यहाँ पर गलत करेंगे, जनता के मजे लेंगे, है ना। तो 5 साल तक आपके मजे रहेंगे और 5 साल के बाद कहाँ चले गए आपका कुछ पता नहीं रहेगा। तो अगर किसी को अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ाना होता है तो आपस में कॉम्पिटिशन होता है। दे वॉन्ट टू कम इन पावर एंड रिटेन पोजिशन फॉर देमसेल्व्स, सो दे डू देयर बेस्ट टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। और इसीलिए क्या होता है कि जब ये कंपटीशन यहाँ पर होगा ना, तो सब लोगों के बीच में जो है वो एक कंपटीशन की भावना आएगी, है ना, कि भाई साहब ये वाला इलेक्शन है, अगर हम यहाँ पर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार हम इलेक्शन यहाँ पर ना जीतें। इसलिए इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो जरूरी है ना। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने भी इस बात को सोचा था कि यार कंपटीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे ना तो ये जो इलेक्शन में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ये एक तरीके का लोगों को अवार्ड भी यहाँ पर देता है और एक तरीके से पनिशमेंट भी देगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो अगले साल फिर आ जाओगे, है ना, 5 साल के बाद, और अगर आप खराब काम करोगे तो अगले साल जो है वो आपको हारते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर समझनी है। What are the choices generally a voter can make in any election, ठीक है। मतलब इलेक्शन जो होते हैं यहाँ पर, तो उसमें एक बात ये भी होती है कि भाई जो कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं ना, उनके अलावा जो जनता है उसके पास भी अलग अलग तरीके की चॉइसेस होनी चाहिए, है ना। मतलब उन चॉइसेस के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना है, समझा है। तो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि इलेक्शन में जो वोटर्स यहाँ पर होते हैं उनके पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहली बात, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। पहली चॉइस ये हो गई कि जिसको आप यहाँ पर इलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आप ये फाइनल कर रहे हो कि आपके लिए कानून कौन बनाएगा। दूसरी बात, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने एक एमएलए को यहाँ पर सिलेक्ट किया, है ना, लेकिन क्या होता है कि एमएलए के बाद जिस पार्टी को यहाँ पर ये बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनके मेंबर्स यहाँ पर ज्यादा जीतेंगे तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी बनेगी। अब क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में इसका भी एग्जांपल जो है अच्छे से लेकर समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी आइडियोलॉजी देखने को मिलते हैं, उनके प्रिंसिपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि आप उस पार्टी को चूज यहाँ पर कर सकते हो जो यहाँ पर लॉ मेकिंग प्रोसेस में काम करेंगे, आपके बेनिफिट के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सब चॉइसेस यहाँ पर होती हैं जो आपको देखने को मिलती है, और इसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर आप अपने इलेक्शन के दौरान जो है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस करी हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। मतलब कहीं पर भी अगर कोई इलेक्शन होता है तो वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, है ना, इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। अगर वो कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कंडीशन यहाँ पर क्या है किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने की। द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर, सब लोगों के पास यहाँ पर क्या है कि चूज करने का अधिकार यहाँ पर होना चाहिए। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपने कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू, ठीक है। मतलब उसकी यहाँ पर क्या है, इक्वल वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब सबके वोटिंग राइट्स यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, सब लोगों के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और सब लोगों के पास वोटिंग राइट्स यहाँ पर है। मतलब वो जो लीगल आपने एज डिसाइड करी है ऑब्वियसली उसको फुलफिल करता हो तो उनके पास अधिकार यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए।
दूसरी बात, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास कुछ, जैसे यहाँ पर चूज करना है, आप चूज कैसे करेंगे, एक ही इंसान अगर रहेगा उसको कैसे चूज कर पाओगे आप, है ना, फिर तो आपकी लिए आप ये मान लीजिए कि मतलब कंपल्शन हो गया कि यही आप जो है एक्सेप्ट करोगे, इसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जिनको हम, जिनमें से किसी को यहाँ पर चूज कर सके। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स वगैरह हैं, उनके पास यहाँ पर ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, है ना, मतलब रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हुआ कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 5 साल पहले किसी को चूज कर लिया था तो उन्होंने ये कह दिया कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। यहाँ पर क्या है कि आपको रेगुलर इंटरवल पर जो है वो इलेक्शन यहाँ पर करवाने, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, जो भी आपके देश में यहाँ पर कानून चलता है, 5 साल में कराना है, 6 साल में कराना, जैसा भी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें होनी चाहिए। तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी देश में अगर यहाँ पर कोई इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है तो वो कैसा इलेक्शन है, वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें थोड़ा आपको सोच समझकर जो है वो आंसर यहाँ पर लिखना है। इलेक्शन कैंपेन्स आर नीडेड टू रेगुलेट, व्हाई, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर कैंपेन होते हैं इलेक्शन के पहले, तो आपको ये बताना है कि इनको रेगुलेट करने की बात हो रही है। आर नीडेड टू रेगुलेट, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको रेगुलेट क्यों करना है। सो इट इज समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, है ना, मतलब इलेक्शन कैंपेन को अगर हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा यहाँ पर जिनका लेवल यहाँ पर लो है ना, लो मतलब उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतनी फंडिंग यहाँ पर नहीं है, कोई कैंडिडेट जिसके पास इतनी फंडिंग यहाँ पर नहीं है, तो उनको यहाँ पर क्या है कि वो आप ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज यहाँ पर सिचुएशन है, मतलब उनको यहाँ पर किसी तरीके का लाभ नहीं होने वाला, वो हो सकता है इलेक्शन यहाँ पर हार भी जाए। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। ठीक है, ना तो यहाँ पर ब्राइब कर सकते हो आप किसी को, है ना, घूस भी नहीं दे सकते हो, और ना तो किसी को धमकी दे सकते हो कि भाई आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप हमें जो है वो यहाँ पर वोट डालना, नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ठीक है, अपने जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर जो है वो आप अपील कर रहे हो, तो ये भी आप नहीं कर सकते हो। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, है ना, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि उनका प्रयोग कर रहे हो अपने कैंपेन के लिए, है ना। दूसरी बात, स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक लिमिट भी यहाँ पर सेट कर दी है। लिमिट यहाँ पर क्या सेट करी है, लिमिट ये सेट करी है कि भाई अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 25 लाख रुपए आप अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से खर्चा कर सकते हो, और 10 लाख रुपए जो है वो असेंबली इलेक्शन से यहाँ पर जो है अगर आपका विधानसभा का इलेक्शन है तो 10 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो। तो अब इस पॉइंट को आपको समझना है कि 25 लाख रुपए जो है अगर इससे ज्यादा कोई यहाँ पर खर्चा करेगा तो रेगुलेट करने से ही वो पता चलेगा, है ना, जब आप उसमें रेगुलेशन करोगे तभी तो वो चीजें पता चलेंगी ना, अदरवाइज कैसे पता चलेगी। और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो ज्यादा स्पेंडिंग यहाँ पर करेगा, उसके जीतने की संभावनाएं भी जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी, है ना, क्योंकि वही पर्टिकुलर जो यहाँ पर कैंडिडेट है उसी का यहाँ पर सभी तरफ वर्चस्व देखने को मिलेगा, उसी की होर्डिंग्स देखने को मिल रही है ना, उसी का प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हम उसी चीजों को देख रहे हैं, तो फिर वो कैसे यहाँ पर होगा। इसलिए क्या होता है कि इलेक्शन को रेगुलेट करना जरूरी है, सो दैट हम यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग जो यहाँ पर फील्ड है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर सके और सब लोगों की जीतने की संभावनाएं बराबर हो। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो जीत ही जाऊंगा या मैं तो हारूंगा ही यार, मेरा जीतने का कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके मन में जीत का यहाँ पर उम्मीद होनी चाहिए और हार का डर होना चाहिए कि हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं, इसलिए इलेक्शंस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाई शुड इलेक्शन बी हेल्ड रेगुलरली, है ना, मतलब इलेक्शन को रेगुलरली यहाँ पर क्यों हेल्ड करना जरूरी है, मतलब हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं ऐसा क्यों जरूरी है भाई। सो इलेक्शन शुड बी हेल्ड रेगुलरली बिकॉज इट प्रोवाइड इंसेंटिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्शन को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे जो है इंसेंटिव मिलेगा किसको, टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। ठीक है, कैसे मिलेगा इंसेंटिव, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, पॉजिटिव इंसेंटिव। अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर हटती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो या तो आप ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस पॉइंट को जो है एलिमिनेट करके डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। They know that if they raise issue that people want to raise, it would make them popular and increase their chances of victory in the next election। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर
जनता की जो डिमांड है, जनता जिस तरीके की रिक्वायरमेंट को अपनी फुलफिल करना चाहती है, अगर वो चीजें यहाँ पर होंगी तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि अपना जो अगला इलेक्शन है वो यहाँ पर जीतने वाले हैं। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, है ना। अगर उनके वोटर्स की रिक्वायरमेंट जो है अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो आपके जीतने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को समझें, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि इलेक्शंस का रेगुलर होना जरूरी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस अगर रेगुलरली यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक प्राइज भी मिलेगा, है ना, और एक यहाँ पर क्या है कि पनिशमेंट भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, दोनों चीजें हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब इससे क्या होगा कि एक दूसरे के लिए ना मोटिवेशन का भी काम करता है ना। मतलब अगर आपने पिछली बार अच्छा काम नहीं किया था और आप इलेक्शन में हार गए तो ये आपके लिए लेसन होगा कि आगे भविष्य में हमें अच्छा काम करना है ताकि हमारी सरकार जो है वो दोबारा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे, है ना। इसलिए इलेक्शंस का रेगुलरली यहाँ पर होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये डेमोक्रेटिक, अगर हम इलेक्शन अपने जो है उनको डेमोक्रेटिक यहाँ पर कह रहे हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि रेगुलरली यहाँ पर हेल्ड करना है। तो क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है, तो वहां की इलेक्शंस को अगर आप डेमोक्रेटिक करेंगे तो ये सब रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफिल करना आवश्यक है, और इसी वजह से यहाँ पर रेगुलरली इलेक्शंस होना भी जरूरी है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ एन इलेक्शन कॉम्पिटिशन? अभी यहाँ पर पॉजिटिव चीजें हमने डिस्कस करी, है ना। अभी ये बात हो रहा है कि इलेक्शन में अगर कॉम्पिटिशन होगा तो इसके डीमेरिट्स यहाँ पर क्या है, ठीक है। जैसे पहली बात, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, है ना। मतलब जैसे आप ये बोलेंगे ना, गुट बन जाते हैं, है ना, कि हम इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो हम तो यूनिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। लेकिन इलेक्शन के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि आपस में लोग लड़ जाते हैं। कई बार आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, तो लोगों ने क्या कर लिया कि एक पार्टी के लोगों ने दूसरे पार्टी को जो है वो यहाँ पर मार दिया, इस तरीके की चीजें यहाँ पर हो गई। तो वो चीज भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जो यूनिटी होती है वो डिसयूनिटी में कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जो लीडर है वो दूसरे लीडर के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है। डर्टी ट्रिक्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लोग क्या करते हैं कि गलत गलत तरीके से चीजें जो है वो आपको प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये होता है यहाँ पर डीमेरिट्स किसका, इलेक्शन कॉम्पिटिशन का, है ना। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि व्हाई इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। मतलब जो आपकी विधायिका होती है ना, चाहे वो आपका पार्लियामेंट हो चाहे वो आपका विधानसभा हो, उसमें यहाँ पर कुछ सीट्स जो है वो आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी, है ना। इसका कारण क्या है? तो अभी ये कारण पूछा जा रहा है तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, है ना, जहां पर ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा, कुछ जो हमारी सोसाइटी के वीक लोग हैं उनको यहाँ पर क्या है कि उनको बहुत अच्छा चांस यहाँ पर नहीं होगा कि वो लोग लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्ट हों, है ना। इसका कारण क्या है? इनके पास हो सकता है कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेस ना हो, है ना, एजुकेशन यहाँ पर ना हो और कॉन्टेक्ट ना हो, ताकि ये लोग इलेक्शन में लड़ें और जो भी इनके यहाँ पर मोर इन्फ्लुएंशियल और जो रिसोर्सफुल यहाँ पर कंटेस्टेंट है उनके अगेंस्ट जीत सकें, है ना। मतलब जिनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, जिनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, जिनके पास पैसा बहुत है ना, रिसोर्सेज को स्पेंड करना वो जानते हैं, उन लोगों की इलेक्शन में जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी वगैरह देखेंगे, जिनके साथ वर्षों के साथ अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर किया जा रहा था, है ना। बहुत सोसाइटी ने इनको दबाया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ों में ये पीछे रह गए। तो इनको अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपलिफ्ट करना है, और अपलिफ्ट करने के लिए हमारे संविधान जो निर्माता है उन्होंने यहाँ पर सीट्स को रिजर्व करने की बात करी थी। हेंस द सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन द लेजिस्लेचर, चाहे आप यहाँ पर एससी कम्युनिटी के बारे में बात करें, एसटी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो उनके लिए सीट्स हमने जो है वो यहाँ पर रिजर्व करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। आपको ये बताना है कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारे देश में जो इलेक्शन यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको एक्सपेंसिव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो यहाँ पर अमाउंट होता है ना, लार्ज अमाउंट, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो हमारे देश में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन वगैरह देना चाहते हो ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की डोनेशन यहाँ पर की जा सकती है, उससे भी ज्यादा की जा सकती है, ठीक है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे देश में इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करने तो ज्यादातर आप ये कह सकते हैं कि पैसा वगैरह जो है वो यहाँ पर खर्च किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट, ठीक है, ₹3500 करोड़ इन अ कंडक्टिंग लोकसभा इलेक्शन इन 2014 दैट
वर्क्स आउट टू बी अबाउट 40% ऑन द वोटर स्लिट, मतलब आप ये कह सकते हैं, ठीक है, 40% on the voter list, the amount spent by the parties and the candidate was more than what the government spent. It is often said that election are a burden on the people or poor country cannot afford to hold election once every 5 years. ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या बुलाया जा रहा है कि भाई अगर आप देखोगे तो हमारे देश में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, इसको ऑन कर लेना। ठीक है, कि अगर इलेक्शन को कंडक्ट करना है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या करना है कि हमको बहुत पैसा देना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की बात करेंगे तो करीब 3500 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पर क्या किए गए, लोकसभा इलेक्शंस जो कि 2014 में हुए थे उसमें यहाँ पर स्पेंड किया गया। दैट वर्क्स आउट टू अबाउट ₹40 पर पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर एक इंसान को जो है, अगर आप देखोगे तो 3500 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च हुए थे, और इसमें जितने लोगों ने वोट डाला उनसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हर इंसान को 40 रुपए देने पड़े, है ना, तब ये 35,000 करोड़ जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई दिया। दैट अमाउंट, द अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो क्या है कि केवल सरकार जो है वो यहाँ पर खर्चा कर रही है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, और जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग भी स्पेंडिंग करते हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर बहुत महंगी हो जाती हैं, है ना। और फिर ये सरकार पैसा खर्च कर रही है तो ये किसके पैसे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, है ना, तो बर्डन किसके ऊपर आता है, लोगों के ऊपर आता है। और पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शन वंस एवरी 5 ईयर, और इसी वजह से क्या होता है कि जो गरीब कंट्री वगैरह होती हैं वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 5 साल वगैरह में इलेक्शन हो नहीं पाते हैं, है ना, कि भाई इतना सारा पैसा लगेगा, वो पैसे जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो कंट्री में इलेक्शन होते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये डेटा वगैरह जो है वो आप यूज करिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है वो आप यहाँ पर रुपीस का सिंबल बना सकते हो या रुपीस भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सिंबल यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are some of the activities undertaken by political parties to carry out elections? Mention any 3 activities. ठीक है, तो आपको 3 एक्टिविटीज यहाँ पर बताना है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर करती हैं, ठीक है, इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो अपनी 3 बताना है। तो जैसे पहला यहाँ पर आपको बताया गया है कि इलेक्शन कैंपेन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर रिमूव पॉवर्टी, है ना, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ कि गरीबी हटाओ, इस तरीके का नारा दिया गया। फिर उसके बाद जो जनता दल है उसने यहाँ पर सेव डेमोक्रेसी का नारा यहाँ पर दिया, है ना। तो सब लोग का क्या होता है कि अटेंशन, है ना, जो पब्लिक अटेंशन होता है वो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर लेकर आते हैं जहां से उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, प्रॉमिस टू रिमूव द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल। ठीक है, ग्रीवियंसेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी कठिनाइयां हैं, है ना, जो भी परेशानियां उनको हम दूर करेंगे। Thirdly, support of media, TV channels and newspaper column is also taken by the political parties to further their cause to gather more votes। ठीक है, अगर आप देखोगे इलेक्शन वगैरह के टाइम पर क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उसमें पूरा सारा जो चीजें होता है वो यही देखने को मिलेगा, है ना। रेडियो वगैरह पे भी अगर आप सुनोगे तो वहां पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका प्रचार वगैरह होता है। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लोग यहाँ पर अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से कर सके, प्रचार प्रसार में देखने को मिले। कई बार आपने देखा होगा कि जो फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस वगैरह होते हैं वो लोग भी यहाँ पर क्या होते हैं कि जो है स्टार प्रचारक बनकर आते हैं, है ना, कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ डज द पोलिंग टेक प्लेस। ठीक है, जो वोट डालने वाली प्रोसेस होती है वो कैसे होती है ना, ये बताना है। तो ये क्या होता है, ये फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट, है ना, मतलब रिजल्ट के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो वोट डालने की होती है ना। तो जिस दिन वोट डलता है उसको पोल बोलते हैं या वोट डालना बोलते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और उसी दिन को हम यहाँ पर इलेक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। जिसका भी नाम यहाँ पर वोटर लिस्ट में है वो नियर बाई जो पोलिंग बूथ यहाँ पर होगा, ठीक है, जैसे कोई लोकल स्कूल हो गया या गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होता है, वहां पर वो लोग बता देते हैं, वहां पर आप जाओगे, वहां पर इलेक्शन होगा। जब आप अंदर चले जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्शन ऑफिशियल्स आपका आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर देखेंगे, आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी फिंगर पर मार्क लगाएंगे, ठीक है, और अलाउ करेंगे कि आप अपना वोट डाल के जो है वो यहाँ पर बैठ जाइए। ठीक है, मतलब आप जाइए वहां पर बटन दबाकर अपना वोट यहाँ पर कास्ट कर दीजिए। अब उसके बाद एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting take place in a fair way। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनके जो कैंडिडेट होते हैं, उनके जो एजेंट वगैरह होते हैं जिनको वो अलाउ करते हैं, वो लोग अंदर बैठे रहते हैं ताकि यहाँ पर क्या होगी, जो भी वोटिंग वगैरह है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उन चीज़ों को इंश्योर करें, है ना, तो फेयर रहे।
तो दोनों पार्टी जो लोग यहाँ पर खड़े हुए इलेक्शन में, उनके मेंबर्स यहाँ पर आपको अंदर बैठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा पोलिंग का पूरा एक तरीका है जिस तरीके से आखिरी दिन में यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर होगी। व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। ठीक है, वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनके नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, उनका पार्टी सिंबल्स भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनका नाम और जो भी इलेक्शन ऑफिशियल्स ने उनको सिंबल्स यहाँ पर दिए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ऑल वोटर हैज टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ही और शी वांट्स टू गिव हर वोट। ठीक है, तो जिसको भी आप वोट देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी यहाँ पर ऐड किया गया है ना, सो दैट कैंडिडेट जो हैं, जो भी यहाँ पर वोटर हैं, वोट डालते हैं जो, उनको ये भी पता चल जाए कि आपने किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को यहाँ पर वोट दिया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इस तरीके से भी ये काम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट वगैरह यहाँ पर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कराई हैं और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि फॉर्मेट यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चंस का, जब एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी जाएंगी तो क्या तरीका होगा और किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस को यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारा जो अगला सेगमेंट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे वो 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊं इसलिए मैंने लॉन्ग आंसर को जो है वो 3 मार्कर में यहाँ पर इंक्लूड किया है और वेरी लॉन्ग जो है उनको 5 मार्कर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन आज को दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये है HOTS मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाकर जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, बोला जा रहा है कि वाई आर इलेक्शन कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स। ठीक है, मतलब आज के समय पर, हमारे समय पे ये जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको 2 डिफरेंस बताए थे, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बताया था और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बताया था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि जनता खुद पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स को अगर कोई डिसीजन यहाँ पर लेना है तो आप सभी फैमिली वाले जो एक साथ बैठते हैं, है ना, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होती है कि भाई हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, फिर जो लोग जीतते हैं वो यहाँ पर काम हो जाता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत जनता है, बहुत पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो सब लोगों का पार्टिसिपेट करना मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं कि अपने अपने इलाके से एक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने बिहाफ में यहाँ पर भेज देते हैं, जिनको इलेक्शन के तहत यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इसेंशियल क्यों है आज के टाइम पीरियड पर, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, द इलेक्शंस आर कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर रीजंस आपको दिए हैं, उन रीजंस को आप लिख दोगे, जस्टिफाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। द वोटर्स आर एबल टू चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, है ना, मतलब जब इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं तब वोटर्स के पास ये राइट आ जाता है कि वो डिसाइड करें कि भाई किसको वोट देना है। दे कैन चूज हु विल सिट इन गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ठीक है, मतलब सरकार जो यहाँ पर बनेगी उसमें कौन लोग बैठे, किसकी आइडियोलॉजी आपको देखने को मिले और कौन उनके लिए कानून बनाए, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये वोटर्स यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, मतलब वो एक पार्टी को यहाँ पर चूज करेंगे। देखो क्या होता है कि कैंडिडेट तो हम चूज करते ही हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो उस कैंडिडेट के साथ ही आप एक पॉलिटिकल पार्टी को भी यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि उनकी जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जो भी विचारधारा यहाँ पर होती है वो चीजें आपको उनकी पॉलिसीज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात यहाँ पर हम, और अगर यहाँ पर ये डिसाइड करें, जैसे एडिशनल पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें लिखनी है, जैसे 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिए, है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज और मेंशन कर देना कि इसमें हो सकता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको अवार्ड मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, जनता की जो यहाँ पर एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पर फुलफिल नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट में यहाँ पर क्या करेंगे, मुर्गा नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो पनिशमेंट होगी वो ये होगी कि अभी तक आपकी सरकार चल रही थी, अब हो सकता है कि अगले कई सालों तक आपकी सरकार यहाँ पर ना बने। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो इससे थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको टॉपिक की समझ जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, इट इज सेड दैट द इलेक्शंस आर अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, मतलब राजनीतिक यहाँ पर जो कंपटीशन है
वो यहाँ पर इलेक्शंस को कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर एक पार्टी ये चाहती है कि वो यहाँ पर सरकार बनाए, है ना, वो यहाँ पर पावर में आए, वो यहाँ पर कानून बनाने में जो है वो अपना जितनी भी शक्तियां होती है उनका प्रयोग करे। तो यहाँ पर इलेक्शंस को पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों कहा जाता है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। अब ये समझ में तो आ गया कि हाँ ठीक है भाई, इलेक्शंस जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करो, जब अपने शब्दों में लिखोगे तब यहां पर समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, सो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। द कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इन द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। एट द लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग द सेवरल कैंडिडेट्स। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने या इलेक्शन को जीतने में यहां पर काम करती हैं, तो पार्टीज के बीच में जो है वो यहां पर कंपटीशन होता है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जहां पर इलेक्शन हो रहा है जिस एरिया में, वहां पर जो कैंडिडेट है, अब हो सकता है कि वहां पर एक बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट हो, एक नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसके कैंडिडेट हो, है ना, फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के कैंडिडेट हैं, तो उनके बीच में भी यहां पर आपको कॉम्पिटिशन जो है वो देखने को मिलेगा। वेरी ऑफन द कॉम्पिटिशन टर्न्स इनटू अ personality race among the top leaders of various parties. Election also involve competition among various policies and ideologies. ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो चीजें आपको बताई गई हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा कंपटीशन होता है ना, इलेक्शन के दौरान जो कंपटीशन यहां पर हो रहा है, इसमें आप देखोगे तो ये पर्सनालिटी रेस आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब जो भी यहां पर लीडर्स वगैरह होते हैं, है ना, जो बड़े नाम यहां पर होते हैं उनको देखकर यहां पर वोटिंग होती है, और जिनका नाम नहीं होता उनको इलेक्शन में जो है इसका डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो भी पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम इस तरीके का विकास करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि हम आपके लोन माफ कर देंगे, कई लोग बोलते हैं कि फॉरेन रिलेशन जो है वो हमारे अच्छे होंगे, कई लोग बोलते हैं कि नेबरहुड वाले रिलेशन हम यहाँ पर सबसे पहले अच्छे करने वाले हैं, उसके बाद बाकी कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, है ना, कई लोग बोलते हैं कि हम स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, कई लोग नहीं बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग पॉलिसीज, स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो सरकार यहां पर चलाती है, प्लस आइडियोलॉजीज जो आपको यहां पर देखने को मिलती है, उन चीजों के बेसिस पे भी जो है वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इफ देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन देयर इज अ नो पॉइंट इन हैविंग इलेक्शंस। अगर कॉम्पिटिशन होगा ही नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, एक ही पार्टी जो है वो बार बार जीतती हुई आपको दिखाई देगी। तो कॉम्पिटिशन को अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें यहां पर क्या करने पड़ेंगे, इलेक्शंस जो हैं वो भी यहां पर इंश्योर करने पड़ेंगे, तभी हम इन चीजों को यहां पर मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड यहां पर 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको ये पॉइंट डिस्कस किया कि पॉलिटिकल कंपटीशन से क्या होता है कि जो जीतेगा उसको अवार्ड भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, और यहां पर क्या है कि दूसरी पार्टी जो अच्छा नहीं करेंगी उनको यहां पर क्या है कि वो पनिशमेंट के रूप में भी देखने को मिलेगा। अभी इसको डिस्कस करना है ना, इसको समझाओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है। अब यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का एक सिस्टम यहां पर जो है वो यहां पर प्रोवाइड करता है। इट इज अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर गुड वर्क एंड पनिश्ड फॉर नॉट सर्विंग द पीपल, है ना, मतलब जो रिवॉर्ड यहां पर मिलने वाला है वो अच्छे कामों के लिए मिलने वाला है ना, कि आप यहां पर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बोलकर आए थे कि हम यहां पर क्या करेंगे कि आपके लिए रोड बनाएंगे, है ना, आपने रोड बना दी तो हो सकता है कि अगली बार इलेक्शन जीतो। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, केवल रोड बनाने से, है ना, कोई इलेक्शन नहीं जीतता है, लेकिन यहां पर क्या है कि रिवॉर्डेड फॉर गुड वर्क एंड पनिश फॉर नॉट सर्विंग द पीपल। अगर आप लोगों की सेवा नहीं करोगे तो आपको इलेक्शन में हरवा कर वो आपको पनिशमेंट दे देंगे। इट इज लाइक स्कूल एग्जामिनेशन, there is a no need for examination if we could be sure that all students will study sincerely all the times, but we cannot be sure of that. That is why we have examination as a system of rewards and punishment. ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर लिखा गया है, चीजों को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला गया है कि एग्जामिनेशन है ना, अब एग्जामिनेशन को हम स्कूल से यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहां पर क्या समझें कि सभी स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एक आइडियल कंडीशन जो है वो यहां पर एज्यूम कर ली है कि सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर एग्जामिनेशन का कुछ जो है वो यहां पर जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी मान लिया है कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं सो दैट हमको ये पता चल पाए कि कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर लोकदल जो है हरियाणा की पार्टी, उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि उन्होंने उस टाइम पीरियड पर जो है वो यहाँ पर ये मेक श्योर किया था कि भाई हम आपके लोन वगैरह यहाँ पर माफ कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर तो वो इलेक्शन जीत गए, बाद में वो इलेक्शन हारे भी, है ना। तो अगर आप उनकी एस्पिरेशन, जो जनता की एस्पिरेशंस हैं, उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है, उनकी मनोकामना है, उसको पूरा नहीं करोगे तो इलेक्शन में आपको फिर जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से इस पॉइंट को आप जस्टिफाई यहां पर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। अब पॉलिटिकल पार्टी वोन द इलेक्शंस इन 1986, ठीक है, 1986 में एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने यहां पर इलेक्शन जीते। सिंस देन नो न्यू इलेक्शन हैव टेकन प्लेस एंड दैट पार्टी कंटिन्यू टू रन द गवर्नमेंट। इज दिस कंट्री डेमोक्रेटिक टुडे? गिव योर रीजन to argue for or against it. Why should it be necessary to contest election again and again? ठीक है, अब इसमें ये बात हो रही है कि 1986 में जो है वो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उस कंट्री में कभी इलेक्शन नहीं हुए। जो 1986 में यहां पर जीत कर आई थी पॉलिटिकल पार्टी, वो रन कर रही है। ठीक है, ये आपको एक कंडीशन दी गई है। अब ये पूछा जा रहा है कि इज दिस कंट्री डेमोक्रेटिक टुडे? क्या आज के टाइम पीरियड पर वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है क्या? दूसरी बात, गिव योर रीजन टू आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट इट। ठीक है, मतलब इसके अगेंस्ट में आपको जो आर्गूमेंट है वो यहां पर देने हैं। और वाई शुड इट बी नेसेसरी टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन एंड अगेन। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, तो आपको इलेक्शन में लगातार यहां पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा जस्टिफाई करना है। देखिए, इन एनी डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन हैव नॉट बीन ओनली फ्री एंड फेयर, दे हैव टू बी कंडक्टेड टाइमली ऑल्सो। अ पॉलिटिकल पार्टी विनिंग द इलेक्शन एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन इन पावर फॉर एवर, नॉट दैट कंट्री बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? सिंपल सी बात यहां पर यह है। ठीक है, इसमें यहां पर आप जो है इसको फुल स्टॉप कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इलेक्शन जो है वो यहां पर फ्री एंड फेयर भी होनी चाहिए, है ना, मतलब उसमें किसी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इलेक्शन यहां पर होते हैं उनको टाइमली कंडक्ट करवाना है ना, मतलब समय पर जो है वो इलेक्शन होते रहे। अब जैसे हमारे देश में 2010 में इलेक्शन, 2014 में इलेक्शन यहां पर हुआ, ठीक है, फिर 2019 में इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 2023 में इलेक्शन होगा, है ना, फिर उसके बाद ऐसी जो सीरीज है वो यहां पर आगे बढ़ेगी, तो टाइमली इलेक्शन हो रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि टाइमली इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी विनिंग द इलेक्शन एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन इन पावर फॉर एवर। ठीक है, कि 1986 में आप यहां पर क्या है कि इलेक्शन जीत गए तो आप यहां पर क्या करोगे, हमेशा पावर में रहोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। नॉट द कंट्री बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। ठीक है, और ऐसी कंट्री को जो है वो हम डेमोक्रेटिक भी नहीं कहेंगे। तो इसका पहला आंसर यहां पर ये हो गया कि इज दिस कंट्री डेमोक्रेटिक टुडे, तो इसका आंसर आप लिखोगे नो, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि इलेक्शन फॉर एवर जो है वो होते रहने चाहिए रेगुलर इंटरवल पर, और एक पार्टी अगर पहले कभी जीत के आ गई तो वो हमेशा यहां पर रूल नहीं करेगी। ठीक है, फॉर अ कंट्री टू बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड फ्रीक्वेंटली, दैट इज एट फिक्स टाइम्स एंड रेगुलरली एज वेल। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम यहां पर होना चाहिए, और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि हमको यहां पर क्या करना है कि रेगुलरली भी होने चाहिए और फिक्स टाइम पर भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि योर रीजन टू आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट इट, व्हाई शुड इट बी नेसेसरी टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेन एंड अगेन। और ये नेसेसरी यहां पर क्यों है कि हमें इलेक्शन में जो है वो लगातार यहां पर पार्टिसिपेट करना है। इसका सिंपल बात है कि अगर किसी भी कंट्री के जो इलेक्शन है उनको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहां पर कह रहे हैं, तो उसकी नीड यहां पर यही होती है कि भाई जनता के पास चॉइस होनी चाहिए, जनता इलेक्ट करेगी, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। रेगुलर बेसिस पे आपका यहां पर असेसमेंट किया जाएगा कि आप अच्छी तरीके से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको दोबारा इलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस जो है वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इसके बारे में आपको यहां पर मेंशन करना है ना, कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहां पर होता है वो क्या होता है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिफर्स टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू vote by all the adult citizen of the country without any discrimination, that is on the basis of caste, creed, color, sex, education, ठीक है, and place of birth। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जो भी यहां पर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी उस देश के यहां पर एडल्ट नागरिक हैं, अब जैसे एडल्ट के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है ना। जैसे हमारे देश में पहले जो वोटिंग राइट्स थे वो यहाँ पर कैसे थे, वो 21 साल के लिए थे, है ना, कि पहले भाई हम 21 साल में यहाँ पर चीज़ें जो है वो करेंगे। फिर हमारे यहाँ पर संविधान में जो है वो संशोधन यहाँ पर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, उसके बाद 21 ईयर्स से 18 ईयर्स यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी जो एडल्ट सिटीजन्स हैं जिनके लिए जो भी एज यहाँ पर डिसाइड करी गई है उन सबको वोट मिले, और किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अन्याय कर रहे हो, ठीक है, किसी के कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, एजुकेशन, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। It is a well-known fact that every citizen of India who is 18 years of age and above who is not otherwise disqualified is entitled to vote in the elections। जैसे डिस्क्वालीफाइड क्या होते हैं कि कई लोग यहाँ पर क्या होते हैं कि मेंटली साउंड नहीं होते हैं, है ना, मतलब उनको क्या होता है कि सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कई लोग क्या होते हैं कि क्रिमिनल कैटेगरी के भी यहाँ पर होते हैं। तो बहुत ही रेयर केस में क्या किया जाता है कि उनको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर किया जाता है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इट इज सेड
इलेक्शंस आर द बैरोमीटर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस। ठीक है, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है कि इलेक्शंस को जो है वो यहां पर क्या करते हैं कि बैरोमीटर जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी का यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है कि सेंटेंस को जो है बताना है कि आप इससे क्या समझते हो। ठीक है, सो इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी यहां पर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपके इलेक्शंस हैं, ठीक है, इसको हटा सकते हैं आप। यहां पर बोला जा रहा है कि इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज द इलेक्शंस आर वेरी क्रूशियल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, अभी इतनी बात तो आप अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री यहां पर कह रहे हैं तो उसके लिए इलेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। इलेक्शन नहीं होंगे और सही तरीके से नहीं होंगे तो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर लोगों के पास अधिकार है वो आपको कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो यहां पर क्या है कि इलेक्शंस आर कंसीडर्ड as barometer of democracy because the elections are very crucial in democratic setup. Elections provide opportunity to the people to judge the performance of the representatives, है ना, जो भी representatives हैं उन्होंने कैसा काम किया उनकी परफॉर्मेंस को आप यहां पर जज कर सकते हैं। Elections also generate a new political attitude which can determine the future course of the country at large। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है कि बैरोमीटर बेसिकली अगर आप देखोगे तो इससे हम क्या करते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर वगैरह जो है वो चीजें यहां पर मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि बैरोमीटर का मतलब यहां पर ये हुआ कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना या जो भी यहां पर कैंडिडेट हैं जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई हमें एक ऐसी पॉलिसीज बनानी है, एक ऐसे हमें प्रोग्राम्स यहां पर बनाने हैं, हमें जो परफॉर्मेंस यहां पर देनी है, जनता से जो हमने प्रॉमिस यहां पर किए उनको किस तरीके से हम फुलफिल करेंगे। तो उससे क्या होता है कि फ्यूचर लीडरशिप जो है वो यहां पर आपको शेप लेती हुई दिखाई देती है और आगे चलकर भारत या कोई भी कंट्री किस तरीके से काम करेगी वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां पर बैरोमीटर जो है वो यहां पर कहा गया है और इस पॉइंट को आपको इस तरीके से यहां पर जस्टिफाई करना है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना, कि इस पॉइंट कई बार क्या होता है कि जस्टिफिकेशन यहां पर आता है। स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन क्या होता है कि उस प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो आप, है ना। और जस्टिफाई कैसे करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि बुक से ही हमको सब मिल जाएगा और हम उन चीजों को लिख पाएंगे, तो वो नहीं। तो वो क्या होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आपके अंदर किसी भी टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना तो आप अपने शब्दों में भी अपने आंसर्स को भी कोट करके अलग अलग एग्जांपल्स के तहत अपने आंसर्स की क्वालिटी जो है वो काफी इंप्रूव कर सकते हैं। और यही सबसे खास बात होती है सोशल साइंस की, है ना, कि सोशल साइंस में आपको अगर नॉलेज है ना, तो आप अपने आंसर को कैसे इनहेंस कर सकते हो। आप अपने आंसर्स को इनहेंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने शब्दों में चीजों को यहां पर लिखो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपकी जो आंसर की क्वालिटीज है वो यहां पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे व्हाट इज मीन बाय इलेक्शन पिटीशन। ठीक है, तो हम इसको यहां पर देख रहे हैं कि जो इलेक्शन पिटीशन यहां पर होती है वो क्या होती है। When a candidate is not satisfied about the way the election have been held in his constituency, he can file a petition in the court and question the election of another candidate। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ कि अब जैसे दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक कैंडिडेट जो है वो यहां पर क्या हो गया है, उसको मिल गई है भाई साहब जीत, ठीक है, और एक कैंडिडेट यहां पर क्या हो गया है, एक कैंडिडेट गया है हार। अब जीतने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो थोड़ा ना बोलेगा, भले वो गलत तरीके से जीता हो, वो तो जीत गया, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किसको होगी, जो हार गया है कैंडिडेट, उसको यहां पर आप देखोगे तो उसको आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब इसको ये लग रहा है कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे क्षेत्र में जो इलेक्शन हुआ था, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलत चीजें यहां पर जो है वो आपको देखने को मिली। तो अब ये क्या कर सकता है कि ये कोर्ट में जो है ना वो पिटीशन यहां पर डाल सकता है ना, कि भाई हमारे क्षेत्र में जो इलेक्शन हुए थे वो गलत यहां पर हुए थे, तो इसने पिटीशन डाल दी। दिस काइंड ऑफ पिटीशन इज कॉल्ड एन इलेक्शन पिटीशन, है ना, क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड है इसलिए इसको हम यहां पर इलेक्शन पिटीशन कहते हैं। बीइंग एक्सेप्टेड दिस काइंड ऑफ पिटीशन लीड्स टू अ बाई इलेक्शन टू दैट पर्टिकुलर सीट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके की जो यहां पर पिटीशन डाली गई है इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगी, जांच होगी, है ना। जांच होने के बाद अगर ये पता चलता है कि हाँ भाई गलत तरीके से यहां पर इलेक्शन हुए, तो यहां पर क्या होगा, फिर बाई इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो यहां पर इलेक्शन होंगे, है ना, क्योंकि पूरी जगह पर नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको जनरल इलेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो रहा है, क्योंकि अब जो सिलेक्ट हुआ था उसको यहां पर हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गलत तरीके से वो इलेक्शन पे जीता है, तो वहां पर फिर आपको उस केस में जो है वो बाई इलेक्शन यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the importance of the electoral symbols? ठीक है, जो यहां पर सिंबल्स होते हैं ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, कैंडिडेट्स के, है ना, इनकी इंपॉर्टेंस यहां पर क्या होती है, अब आपको ये बताना है। All the political parties as well as the independent candidate also are allotted symbols by the election commission। ठीक है, याद रखिएगा ये 1 मार्कर में भी आ सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो यहां पर क्या करता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वाले कैंडिडेट होते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब होता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं,
तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं वो अलॉट करते हैं, ठीक है। ऑल द मेजर वेल रिनोन्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन अलॉटेड परमानेंट सिंबल्स, ठीक है। एग्जांपल लिख सकते हो, है ना, कि बीजेपी पार्टी को क्या मिला है, नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या मिला है ना, आम आदमी पार्टी को क्या मिला है। दीज सिंबल्स आर वेल नोन एंड क्वाइट पॉपुलर अमंग द पब्लिक, ठीक है। जो पब्लिक है उसके मध्य यहां पर क्या है कि ये चीजें आपको, आप ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो पॉपुलर होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश में अगर आप देखोगे तो लिटरेसी लेवल जो है वो करीब 74-75% 2011 के पॉपुलेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ये समझिए कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है ना कि भाई ये नाम क्या लिखा हुआ है, अगर केवल नाम ही लिख देंगे वहां पर तो उससे क्या होगा कि उससे काम नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि सिंबल्स जो हैं वो बता दिए जाते हैं। आप सिंबल्स अगर बता देंगे तो अगर हम बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, वो झंडे दिखा रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, तो हम दूर से ही पता लगा सकते हैं कि ये चीज जो है ये इस पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो आपको सपोर्टर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लोग थोड़ा इलिटरेट है, जिनको समझ नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, वो लोग यहां पर क्या कर पाएंगे कि उस सिंबल को देखकर जो है वो अपने वोटिंग्स राइट वगैरह का यहां पर प्रयोग कर पाएंगे। An Indian can easily recognize the Congress candidate by the symbol of palm as well as BJP candidate by the lotus, ठीक है। तो आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अब यहाँ पर अलॉटमेंट क्यों किया जा रहा है ना, मतलब जो रीजंस यहाँ पर हैं वो क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चीजें की जा सकती हैं। तो 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो दोनों चीजों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छी तरीके से करिए। These symbols help the ordinary men and women and even an illiterate to recognize the parties, ठीक है। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उस सिंबल को देख लेंगे तब भी यहां पर पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। These symbols help the political parties, ठीक है। These symbols help the political parties to arrange their procession and meetings and carry on their propaganda from street to street, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या होता है कि प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है, जुलूस निकालना, मीटिंग्स वगैरह, तो वहां पर वो चीजें जो है वो आपको उनके सिंबल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। Symbols also help in the situation when there are more than one candidate of the same name in the same constituency। अब ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, तो अभिषेक पांडे और अभिषेक पांडे करके 2 लोग यहाँ पर खड़े हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि सिंबल नहीं होगा तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से वाला है, किसको वोट देना है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए सिंबल्स से आप अगर मान लीजिए कि 2 नाम वाले लोग भी होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट सिंबल्स मेक इट इजी टू कास्ट वंस वोट, ठीक है। और इससे क्या होता है कि लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि नाम तो अलग होता है, क्योंकि हमारे देश में एक विचारधारा ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को देखकर यहाँ पर वोट नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं कि पार्टी को देखकर वोट डालते हैं। अभी आप किसी से पूछोगे कि भाई आपके यहाँ पर अगर इलेक्शन होगा तो आप किसको वोट डालोगे, तो हो सकता है कि उनको ये भी ना पता हो कि उनके यहाँ पर से इलेक्शन में खड़े कौन कौन हो रहे हैं, उनका नाम नहीं पता, बस उनका ये कहना होगा कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो यहाँ पर वोट डालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है और भविष्य में, ठीक है, आप जैसे जो यहाँ पर लोग हैं जो कल के भारत के निर्माता यहाँ पर होने वाले हैं, भारत देश के लिए काम करने वाले हैं, ये सब हम लोगों को यहाँ पर अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें क्या करना है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर वोट नहीं देना है, हमें ये देखना है कि भाई हमारे पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो है वो कौन इंपॉर्टेंट है ना, कौन यहाँ पर डेवलपमेंट वाला काम कर सकता है, किसके अगेंस्ट यहाँ पर क्रिमिनल केसेस जो है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। तो ये सब चीजें अगर हम यहाँ पर देखेंगे, और कभी किसी के प्रेशर में यहाँ पर वोट नहीं डालना है, ठीक है। व्हेनेवर यू गेट चांस टू कास्ट योर वोट आफ्टर 18 ईयर्स, और जब 18 साल के आप यहाँ पर हो जाओगे, है ना, किसी के प्रेशर में वोट नहीं डालना है। व्हाट यू थिंक राइट और रॉन्ग यू कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तभी हम यहाँ पर क्या है कि एक अवेयर सिटीजन जो है वो यहाँ पर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। What unfair practices are generally used in election by your contesting candidate, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि वो तरीके, ठीक है, जो अलाउ नहीं है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो गलत है। इलेक्शन को जीतने के लिए लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यहां पर आपको करते हुए दिखाई देंगे, है ना, मतलब वो चीजें करते हुए दिखाई देंगे जिन काम को यहां पर रोका गया है, तो उन कामों की लिस्ट बनानी है। अनफेयर प्रैक्टिसेस आर क्वाइट कॉमन इन इलेक्शन, अ लॉट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। पहली बात, जैसे अगर आप देखोगे, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर्स लिस्ट, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि लोग जो है ना वो ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, अब इसमें क्या हुआ था कि पिछली बार इलेक्शन थे तो इसकी पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ पर कितनी थी, 100 थी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि और किसी को वोटिंग राइट नहीं मिले। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 100 में से 20 लोग जो है उनकी यहाँ पर क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, 20 लोगों की जो है वो डेथ हो गई। अब अगर डेथ हो गई है तो वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं होना चाहिए ना, इनके नाम को क्या करना है, हमको एक्सक्लूड करना है ना। लेकिन क्या होता है, तो अब टोटल 20 लोग अगर यहां से खत्म हो गए तो अब कितने बचे, टोटल 80 लोग बचे।
तो 80 लोगों को वोट डालना है, लेकिन वोट कितने लोग डालेंगे? 100 लोग। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम क्या है, किसी का नाम है एक्स, ठीक है, और किसी का नाम है वाई। अब इन दोनों लोगों की डेथ हो गई है ना, लेकिन क्या करते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टीज या जो कैंडिडेट्स हैं वो पता करवा लेते हैं, है ना, कि कितने लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो इनकी जगह पर क्या होगा कि एक दूसरा पर्सन आएगा जिसका नाम है जेड, उसको बोलेंगे तुम्हारा नाम जेड नहीं है, तुम्हारा नाम एक्स है, और तुम्हें क्या करना है कि वोट देने यहां पर जाना है। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस यहां पर आपको देखने को मिलती है। अभी ये जो 20 लोगों की डेथ हुई थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इसका प्रयोग करेगी तो उसको 20 वोट तो यहां पर मिल ही जाएंगे ना, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, है ना, आप क्या है कि गवर्नमेंट में हो, आपकी सरकार है, इसलिए आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज और आपकी जो मदद करने के लिए स्टाफ है वो प्रोवाइड किए गए। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि आप सरकार में हो तो आप क्या करोगे कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी लोग हैं, उनका भरपूर प्रयोग कर रहे हो, तो ये चीज भी यहां पर गलत होगी। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी बताया था, है ना, कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर सकते हो। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो इलेक्शंस में बहुत खर्चा होता है, ठीक है। 2014 की इलेक्शन की बात करूंगा तो 3500 करोड़ रुपीस यहां पर खर्च हुए थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहां पर मनी प्रयोग की जाती थी उसकी एक लिमिटेशन है ना। लोग क्या करते हैं लेकिन गलत तरीके से मनी का प्रयोग करेंगे और उसका हिसाब किताब दिखाएंगे नहीं, तो ये भी चीज है। फिर उसके बाद इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन दी पोलिंग डे, तो मतलब यहां पर क्या होता है कि धमकाना, ठीक है, कि उनको ब्राइब करना, ये सब चीजें वोटर्स को देखने को मिलती हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि रिगिंग एक शब्द होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान जहां पर वोट वगैरह पड़े उनको आपने कैप्चर कर लिया, है ना, वहां पर बंदूक लेकर बैठ गए, कोई आ रहा है तो बोल रहे हो ये वाला बटन दबाओ, ठीक है, नहीं तो हम तुमको दबा देंगे, समझ रहे हो आप। तो ऐसे डरा धमका कर क्या करते हैं कि वोट डलवाने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या है, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस है ना। अब इस तरीके से अगर कोई इलेक्शन जीतेगा तो क्या ही काम करने वाला है भाई साहब, है ना। तो उसके तो यहाँ पर जो मोटिव्स हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के, वही आपको अलग देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें यहां पर करी जाती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें यहां पर आप मेंशन कर देना। नेक्स्ट, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, इन विच वे डज द इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम काइंड ऑफ या सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी सेम ही आएगा, सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एट द जुडिशरी। अब जुडिशरी यहां पर क्या है, जैसे हमारे देश में हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए। यहां पर क्या होता है कि यहां पर किसी के हिसाब से काम नहीं होता है। यहां पर क्या है कि नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम होगा, है ना, मतलब आपको सुना जाएगा, है ना। और अगर आपका प्रोविजन यहां पर सही है, देखो क्या होता है कि भले मैं सच्चा हूं, है ना, वो जुडिशरी में हमको न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई प्रूव करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो यहां पर काम होगा। तो यहां पर क्या होता है कि जुडिशरी किसी के, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर में रहकर काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट यहां पर है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी वही इंडिपेंडेंस है। तो कैसे कह सकते हो आप, ये आपसे पूछा जा रहा है, या कौन से तरीके हैं जिससे आपको ये कहने को जो है वो मिल रहा है और आप इस पॉइंट को यहां पर मेंशन कर रहे हो। द इलेक्शन कमीशन एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज, ठीक है। पहला पॉइंट, द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और जो अदर जजेस होते हैं, है ना, या हाई कोर्ट के जजेस वगैरह के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उसी तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, या कमिश्नर है और या इलेक्शन कमिश्नर है, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे तो इनको जो यहाँ पर मतलब एक दर्जा होता है ना, इक्विवेलेंट दर्जा, तो ये क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो है वो यहाँ पर दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर जो है वो दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नॉर्मल जजेस होते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर ये बताइएगा, हमारे देश में टोटल कितने जो है वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस कितने हैं, ठीक है। मतलब चीफ जस्टिस तो एक ही होंगे, उनके अलावा जो जजेस हैं उनका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। बट वंस अपॉइंटेड ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार अपॉइंट हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें अपॉइंट किया है, तुम हमारे हिसाब से काम करो, या सरकार ऐसा करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Even if the ruling party or the government does not like what commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी होती है, ठीक है, जिसको देखकर लगता है यार कि सरकार ने जो है, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनल हेड है, जो कैबिनेट कहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें होंगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं ये सीनियरिटी के बेसिस पे यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो उस टाइम पीरियड का सबसे सीनियर मोस्ट जज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की किसी भी यहाँ पर एक्शन से यहाँ पर सरकार खुश नहीं है, तब भी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो यहाँ पर हटा नहीं सकते हो। इस तरीके की जो प्रोविजन है वो यहाँ पर मेंशन किए गए और इसी बेसिस पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जुडिशरी के पास एक यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं,
जैसे जुडिशरी के केस में हम कह सकते हैं, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के केस में भी यहां पर भारत के रिस्पेक्ट में कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन जो यहां पर होते हैं उसमें यहां पर आपको ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है वो यहां पर क्या होता है। ठीक है, तो दो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज एज फॉलोज। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो अनाउंसमेंट जब होता है यहाँ पर इलेक्शन का और जब यहाँ पर रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है, इसके बीच में जो भी यहाँ पर कंडक्ट कैसे करना है इलेक्शन को, कंट्रोल कैसे करना है, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कुछ यहाँ पर आपके लिए रूल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं विच यू हैव टू फॉलो, है ना, और जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी यहाँ पर फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। इट अलॉट इलेक्शन सिंबल टू पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वगैरह होते हैं उनको सबको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को यहाँ पर इलेक्शन सिंबल दिए जाते हैं। During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of the governmental power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials। ठीक है, तो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सरकार चल रही है अभी, उसको यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है कि आपको किस तरीके से काम करना है ताकि यहाँ पर जो गवर्नमेंटल पावर है, सरकारी पावर है, उसका गलत तरीके से प्रयोग ना हो आपके इलेक्शन जीतने में, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह को ट्रांसफर कर दिया जाता है या ट्रांसफर को रोका जा सकता है, तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, When on election duty, government officer work under the control of election commission and not the government। ठीक है, अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर है जिसके इलेक्शन में ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, तो इलेक्शन की ड्यूटी में अगर लगी हुई है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसको जो ऑर्डर्स यहाँ पर मानने हैं वो इलेक्शन कमीशन के मानने, ना कि सरकार के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बताया गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इंश्योर करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर देना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि ट्रेंडिंग जो यहाँ पर है, मतलब जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में, व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन इंडिया, है ना। भारत में जो इलेक्शन यहाँ पर होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि लोगों का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ना, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसमें क्या परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा था, है ना, मैंने अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए थे कि भारत में जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन में उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट। ठीक है, वोटर्स टर्नआउट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 लोग थे, 100 में से 50 लोगों ने वोट दिया, है ना, 100 लोग एलिजिबल थे वोट देने के लिए, लेकिन 50 लोगों ने वोट दिया, तो वोटर्स टर्नआउट कितना हो गया, 50%। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट इन इंडिया। द टर्नआउट फिगर ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव आइदर रिमेन्ड स्टेबल और गॉन अप, है ना, मतलब कम नहीं हुआ है। पिछले 10 साल में देखेंगे तो जो लोग यहाँ पर वोट डालने जाते हैं या तो वो उतना ही है जितना पिछले सालों में था, है ना, या तो फिर क्या है कि वो नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो इससे ये देख सकते हैं कि लोगों के बीच में हमारे देश में जो इलेक्शन है वो यहाँ पर क्या है कि वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई भारत में जो इलेक्शन है उनकी वैल्यू है ना। अगर लोगों को यही भरोसा हो जाए कि भाई इलेक्शन वगैरह से कुछ नहीं होता, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, फिर तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वोटर्स टर्नआउट अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो यहाँ पर इलेक्शन होता है उसमें यहाँ पर विश्वास जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इन द इंडिया पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज, ठीक है, जो गरीब व्यक्ति हैं वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति है, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन से यहाँ पर बिलोंग करता है, उनका वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे तो वो ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू जो धनी व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी एस्पिरेशंस यहाँ पर है ना, मतलब वो ये कहते हैं कि भाई सरकार अगर अच्छी सरकार आएगी तो हमारे ऊपर जो है हमारे वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर काम करेगी। इसलिए वोटर जो शेयर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं है। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। ठीक है, लोगों को ये लगता है, जैसे कई बार लोगों के मन में आता है ना कि इलेक्शन आने दो तब बताते हैं, तो इलेक्शन आने दो तब बताते हैं, इसका मतलब है कि दे आर क्रिएटिंग पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, ऑन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट देयर एस्पिरेशंस कैन बी फुलफिल्ड बाय वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कि उनको फेवरेबल है ना। अगर सरकार ने बोला अगर वो काम नहीं होगा तो फिर अच्छे से उनको इलेक्शन में जो है वो मजा चखा दिया जाएगा, है ना।
The interest of voter in election related activities has been increasing over the year. During the 2004 election, more than 1/3 voters take part in a campaign related activity. अब इलेक्शन में केवल वोट डालने की एक्टिविटी या इलेक्शन में खड़े होने की एक्टिविटी नहीं होती है, कई सारे लोग होते हैं, प्रचार प्रसार होता है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ पर होते हैं, कैंपेन होता है, ठीक है, फिर जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों में यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसमें हमारे देश के लोगों का जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग इलेक्शन को आज भी हमारे देश में जो है वो एक पूजा की तरह मानते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो इलेक्शन जो है वो भारत में क्या एक फेस्टिवल है और उसमें लोगों का यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है और यही चेंजिंग ट्रेंड जो है वो आपको देखने को, मतलब पहले कम थे अब चीजें बढ़ रही हैं, तो ये ट्रेंड हो गया आपका एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट आर सेट असाइड फॉर सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। मतलब क्या कर दिया गया है कि रिजर्व्ड का मतलब रिजर्व्ड है, हमारी सोसाइटी में कई सारे जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, है ना, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं है ना, उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, उनको हमेशा से जो है वो दबाया गया है। तो हो सकता है कि जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके साथ वो कंपीट ना कर सकें। तो ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, ठीक है, उनको यहां पर क्या करते हैं कि उनको जो है उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो यहां पर रिजर्व कर दी गई हैं। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा, टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका रीजन क्या है, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर, ठीक है, कि एजुकेशन नहीं है, कुछ भी चीजें अच्छी नहीं है और इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन, ठीक है, मतलब जिनकी यहाँ पर पहुंच अच्छी है, पकड़ अच्छी है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों को हो सकता है कि इस तरीके के बेनिफिट्स आपको देखने को मिले। As our constitution entitles every citizen to elected representative, reserved constituencies are necessity, है ना, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ये बोला था कि भाई हमारी जितनी भी अलग अलग तरीके की सोसाइटी में लोग रहते हैं उनमें सबसे रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म जाति के लोग यहाँ पर जो है वो जीत रहे हैं इलेक्शन, बाकी लोग नहीं जीत रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो एक नेसेसिटी है ना, ताकि हम लोगों को यहाँ पर अपलिफ्ट कर सकें। अभी आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनके लिए पार्लियामेंट में कितनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं, जो कि आपके बुक में लिखी हुई है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन शॉर्ट रिवीजन में सब चीजें बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट इन इंडिया, है ना, मतलब भारत में वोट कौन डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता है, ठीक है। इन इंडिया ऑल द सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कैन वोट इन एन इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनकी भी एज यहाँ पर 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, जो 18 साल है या 18 साल से ऊपर है वो लोग वोट डाल सकते हैं। उनको यहाँ पर क्या है, राइट टू वोट है ना, वोट डालने का अधिकार है, लीगल राइट है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो उससे कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, जिनकी भी एज 18 साल से ऊपर है वो लोग यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट गेट्स द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स एंड प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट यहाँ पर करेगा। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर टू बी एडेड टू द वोटर लिस्ट, ठीक है। वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन से पहले सरकार जो है वो प्रिपेयर करेगी। अगर नए लोग यहाँ पर ऐड हुए जो 18 साल के हो गए हैं, है ना, तो उनके नाम वोटर लिस्ट में जो है वो ऐड किए जाएंगे। और जो यहाँ से कहीं चले गए हैं, है ना, किसी दूसरी जगह पर उनकी घर वगैरह जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है या किनकी डेथ वगैरह यहाँ पर हो गई है, तो उनके नाम जो है वो डिलीट किए जाएंगे। और जो भी यहाँ पर लिस्ट होती है ना उसका कंप्लीट रिवीजन जो है वो 5 साल में किया जाता है, क्योंकि 5 साल में ही आपको इलेक्शन वगैरह भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं एंड पर्सन विद द अनसाउंड माइंड आर डिनाइड द राइट टू वोट, ठीक है, इन रेयर केस, ठीक है। आप ये लिखिएगा कि रेयर केस में जो है कुछ क्रिमिनल्स होते हैं और कुछ जो लोग यहाँ पर मानसिक रूप से उनको सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, वो डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को यहाँ पर क्या है कि वोटिंग राइट जो है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जाते, तो उन सब लोगों को वोटिंग यहाँ पर नहीं करवानी है। और इसमें आप एक चीज ये भी ऐड कर सकते हो कि जिनकी एज 18 साल से कम है ना, उनको भी यहाँ पर वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए गए। व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ वोटिंग, वोट डालने की 2 मेथड्स यहाँ पर कौन कौन सी है। तो पहले तो एक वही वाला है ना कि पेपर होगा, है ना, पेपर में अलग अलग लोगों के नाम होंगे, आप यहाँ पर स्टैंप लगाओगे, टिक करोगे, फिर उसको बॉक्स में डालोगे, फिर एक एक पर्ची निकाली जाएगी, उसको काउंट करेंगे, तो वो बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर इज द शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड,
पेपर में लिस्ट होता है। द वोटर इंडिकेट हुम दे वांट टू वोट बाय पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर, ठीक है, तो वो स्टैम्प लगा देंगे और वोट डाल देंगे। अब उसकी जगह पर फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है ना, ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स, द मशीन शो द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल्स, द वोटर हैज टू प्रेस द बटन, ठीक है, बटन प्रेस करना है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है ना, डिजिटल इंडिया चल रहा है भाई। तो डिजिटल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी प्रयोग यहाँ पर बढ़ गया है ना, पहले से ही यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू ही यहाँ पर इलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन द वोट्स गेट्स रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली, और बाद में फिर ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो चीजों को यहाँ पर काउंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय द इलेक्शन ऑफिशियल, वोटिंग इज कंडक्टेड इन टोटल सीक्रेसी, ठीक है, जो भी वोटिंग वगैरह होती है वो सब कुछ यहाँ पर पूरे सीक्रेट तरीके से यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये चीज भी अगर आप चाहो तो ऐड यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब ये हो गए आपके टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 10 कराए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ये 15 कराए, मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है ये, क्योंकि इसमें मैप तो आएगा नहीं, तो ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसका टाइटल है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में अब हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। अब यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश में जो इलेक्शन प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है ना, अब इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, है ना, फिर उसके बाद उनकी डेट्स यहां पर जो है वो अनाउंस की जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि नॉमिनेशन फिलिंग फॉर्म्स वगैरह जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, है ना। जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी करना होता है। तो जो भी नॉमिनेशंस वगैरह यहाँ पर किए गए हैं उनकी स्क्रूटिनी की जाएगी, है ना, छांटा जाएगा कि कौन लोग सही है कौन लोग गलत हैं। इलेक्शन कमीशन मेक श्योर दैट द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर डज नॉट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज, ठीक है, ओवर द अदर पार्टीज, ठीक है, जो अभी सरकार है जिसकी उसको अलग से कोई एडवांटेज ना हो। कैंडिडेट फिल अप द नॉमिनेशन पेपर, जो भी नॉमिनेशन पेपर होगा वो यहाँ पर फिल करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स को जो है वो यहाँ पर स्क्रूटिनाइज यहाँ पर किया जाएगा। द कैंडिडेट नॉट विलिंग टू कंटेस्ट एनी मोर विड्रॉ देयर कैंडिडेट, है ना, अगर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है तो वो लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनल कैंडिडेट जो लिस्ट होगी वो यहाँ पर पब्लिश की जाएगी। फिर उसके बाद कैंपेनिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी, है ना, कैंपेनिंग वगैरह जो आपको देखने को मिल रहा है ना, कि लोग क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को जो है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार यहाँ पर करेंगे। और इस तरीके से जो है फिर आप यहाँ पर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि फिर इसके बाद आपको वोटिंग डे जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर लो। और वोटिंग डे के बाद जो है इलेक्शन वगैरह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम इन सब चीजों को काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ा और अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी हमने चीजें डिस्कस करी है, तो सबको एक जगह पर अब आपको लिखना है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन के ऊपर आपको एक ब्रीफ अकाउंट लिखना है, ठीक है, देख लो, है ना। द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन का चांस यही, मतलब जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप यहाँ पर चूज करें। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पॉलिसीज हैं या जो भी गवर्नमेंट है उनको प्रिफर करिए। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल गिव द बेटर गवर्नमेंट एंड विच इज अ गुड पॉलिसी, है ना। मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये नेसेसरी यहाँ पर हो जाता है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन यहाँ पर हो, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये फुल स्टॉप वगैरह लगा हुआ है इसको आप अवॉइड करिएगा। यहाँ पर क्या है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन यहाँ पर हो कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है ना, कौन सरकार है जो यहाँ पर बेटर गवर्नमेंट यहाँ पर देंगी, और यहाँ पर क्या है बेटर गवर्नमेंट और अ गुड पॉलिसी, ठीक है, और अ गुड पॉलिसी। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को लिखिएगा, है ना, कि यहाँ पर क्या है कि कौन सी सरकार है, मतलब ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो यहाँ पर बेटर रिप्रेजेंटेटिव देने वाली है, कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर बेटर गवर्नमेंट देगी या गुड पॉलिसी आपके लिए लेकर आएगी, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। दिस इज वॉट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि इन्हीं चीजों को जो है वो फुलफिल किया जाता है। इन आवर कंट्री देयर आर 2 वीक्स बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट एंड द पोलिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जब यहाँ पर फाइनल लिस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की जाती है किसकी, कैंडिडेट्स की, है ना, और उसके बाद जो भी यहाँ पर वोट डाले जाते हैं इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब अभी लिस्ट निकल आई है फाइनल की कौन कौन से कैंडिडेट हैं और वोटिंग करनी है, तो इनके बीच 2 हफ्ते का जो टाइम होता है वो इलेक्शन कैंपेन का होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंडक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, ठीक है। तो वही इलेक्शन कैंपेन में जो चीजें होती हैं, है ना, वोटर से इंटरेक्शन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद
वो लोग यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह करते हैं, अपने सपोर्टर्स वगैरह मोबिलाइज करते हैं, है ना, लोगों को अवेयर करते हैं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है इलेक्शन कैंपेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है। स्टेट ब्रीफली सम चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना, जो फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पर होते हैं तो उनमें आपको ये बताना है कि कुछ चैलेंजेस यहाँ पर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर अदर्स। ठीक है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो अब इससे ये प्रूव नहीं होता है कि आप इलेक्शन जो है वो जीत जाओगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। कई सारे जो सिटिंग यहाँ पर आपके एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो बाहुबली लोग होते हैं, बाहुबली मतलब क्रिमिनल केसेस वाले, तो अगर आप उनको भी देखोगे तो वो भी इलेक्शन यहाँ पर जीत जाते हैं। लेकिन अगर इससे जीत तो इंश्योर नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है लोगों के ऊपर, तो आपको एडवांटेज जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आपको मिलता ही है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर टिकट फ्रॉम मोर पार्टीज। ठीक है, मतलब फ्रॉम मोर पार्टीज आप ये कह सकते हैं कि जो टिकट्स यहां पर होती हैं, टिकट्स का मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आप यहां पर इलेक्शन लड़ोगे, मतलब उनके कैंडिडेट आप हो, तो अगर आपके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं उनको आप हटा देते हो और आपको एडवांटेज यहां पर मिल जाता है ना, तो ये चीज आपको यहां पर बताई गई। तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को मिलेगी। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डू नॉट विश टू रेज एनी मेजर इशू, है ना, मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक चीज कॉमन ये है कि उनकी पॉलिसीज लगभग सिमिलर यहां पर होती हैं, है ना, उसी तरीके से जो है उनका मैनिफेस्टो यहां पर प्रिपेयर होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि ये भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, ये कम ऐसे ही हैं, इसलिए हम इनको यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मंशा यहां पर हो गई। तो बहुत ज्यादा यहां पर चॉइस जो है वो वोटर्स के पास अवेलेबल नहीं होती है और उनको कॉम्प्रोमाइज ही करना होता है, क्योंकि जो भी मेजर इश्यूज हैं वो कैसे टैकल किए जाएंगे उन चीजों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा फोकस यहां पर नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the importance of the independent election commission? How does such commission help ensure free and fair election? ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई इलेक्शन कमीशन की, अगर वो इंडिपेंडेंट होगा और ये जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाएंगे। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ना उन्हीं को बड़े फॉर्मेट में जो है वो पूछ लेते हैं, बाकी सब चीजें जो है वो लगभग आपको सेम ही लिखनी होती है। ठीक है, In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. A commission enjoy the same kind of independence that the judiciary enjoy, जो अभी हमने डिस्कस किया। Chief Election Commissioner is appointed by the President of India, but once appointed, ये जो है आंसरेबल नहीं होंगे गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को। Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the election commissioner. ठीक है, तो उनको हटा नहीं सकते, भले आप उनसे खुश हो या नहीं खुश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो पावरफुल बॉडी है, क्यों है कि और कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट टायर पावर, ठीक है, टू टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब पूरी की पूरी जो इलेक्शन होगा वो यहां पर किसके थ्रू होगा, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होगा। इलेक्शन को डिक्लेयर करना और रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर करना, इसके बीच की जितनी प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन यहां पर जो है वो मेक श्योर करेगा। इलेक्शन कमीशन लाइज द पावर टू इंप्लीमेंट, ठीक है, या फिर आप इसमें यहां पर ये लिखिए इलेक्शन द कमीशन लाइज द पावर, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये ES होगा। ठीक है, लाइज द पावर टू इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट, ठीक है, और पार्टी दैट वायलेटेड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अगर यहां पर आप गलत करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको यहां पर पनिशमेंट मिलेगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इलेक्शंस द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है, जैसे उनके ऑफिशियल वगैरह का जो यहाँ पर होता है, ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, तो ये सब चीजें होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ना, ताकि एडवांटेज वगैरह कोई रूलिंग पार्टी जो है वो यहाँ पर इंश्योर ना करे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पर फॉलो करे, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन का होना हमारे देश में काफी जरूरी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो वही चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। How can you say that the outcome of election is a final test of free and fair election? Explain. ठीक है, जैसे आउटकम मतलब रिजल्ट है ना, रिजल्ट आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो अब क्या होता है कि जो रिजल्ट यहां पर निकल कर आता है, फाइनल आउटकम आता है, वो यहां पर क्या होता है कि वो फाइनल टेस्ट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, कि मतलब अगर आपके देश में यहां पर इलेक्शन हुए हैं, लोग उस रिजल्ट को यहां पर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, फाइनल आउटकम है। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर ऑफ इलेक्शन has in the outcome itself. If elections are not free or fair, the outcome always favorable the powerful, है ना। अगर वो आप ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे
तो जो लोग पावरफुल है, जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो बार बार इलेक्शन में जीतते हुए दिखाई देंगे। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस, ठीक है, जो अभी रूल कर रही है वो कभी इलेक्शन हारेंगे नहीं। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिग्ड इलेक्शन, ठीक है। रिग्ड इलेक्शन मतलब जिसमें गलत प्रैक्टिसेस है, माल प्रैक्टिसेस यहां पर करी गई हैं, गलत तरीके से इलेक्शन जीता गया है, तो जो यहां पर हारती है ना, वो इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि गलत तरीके से यहां पर रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारे देश में भी ईवीएम हैकिंग के बारे में बात होती है कि ईवीएम हैक कर लिया गया है ना। द आउटकम ऑफ इंडिया सिलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रूलिंग पार्टीज जो होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो इलेक्शन यहां पर हारती है। हरियाणा में भी ये हुआ था, ठीक है। इन इंडिया बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल, इनफैक्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, एवरी 2 आउट ऑफ दी 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 15 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, ठीक है। जैसे आप राजस्थान में देखोगे तो वहां पर तो क्या होता है कि 5 साल दूसरी सरकार, 5 साल दूसरी सरकार, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन वहां पर है। फिर उसके बाद यूएस में अगर आप देखोगे तो यूएस में जो भी सिटिंग या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनकम्बेंट मतलब वही होता है सिटिंग, जो अभी ऑलरेडी यहां पर उस चीज का जो है वो पार्ट है, वो यहां पर क्या होता है कि रेयरली वो इलेक्शन यहां पर हारते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो यहां पर एमपी एमएलएज हैं, उनमें से आधे जो हैं वो यहां पर इलेक्शन हारते हुए आपको दिखाई देंगे। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, ठीक है, ये लोग भी यहां पर हारते हुए दिखाई देते हैं। दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज द इलेक्शन, ठीक है, ये लोग भी यहां पर इलेक्शन हारते हुए दिखाई देंगे। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ जगह पर अगर हम छोड़ दें कि कुछ जगह पर गलत तरीके से इलेक्शन यहां पर कंडक्ट किए, तो मेजॉरिटी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखेंगे तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि इसको पीपल्स वर्डिक्ट मानते हैं, है ना, जनादेश, कि लोगों ने बोला है कि भाई आप इलेक्शन हार जाओ और आप इलेक्शन जीत जाओ, तो जो भी डिफीटेड पार्टीज होती हैं वो भी यहां पर इन इलेक्शंस के जो रिजल्ट होते हैं उनको यहां पर एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर बताई गई है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन आउटकम होता है वो यहां पर फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। What are the changing trends of people participation in the election in India, ठीक है। तो वही बात यहां पर आपको बताई गई है कि भाई हमारे यहां पर क्या होता है कि वोटर टर्नआउट, ये 5 नंबर में भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 5 नंबर में भी चीजें जो है वो आप यही मेंशन करेंगे, और बाकी अगर आप बोलोगे तो आप ये कह सकते हैं, जैसे और भी देखिए, है ना, नंबर वगैरह भी आप बता सकते हो। जैसे एक पॉइंट यहां पर ऐड किया गया कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी, 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना। हमारे देश में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेंगे। आजकल क्या है कि ऑनलाइन मेंबरशिप भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऑनलाइन भी जो है वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें लिखनी है। देखो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट आंसर में भी बताए ना, उन्हीं को थोड़ा बड़े फॉर्मेट में जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उन्हीं को थोड़ा एक्सटेंड करना होता है ताकि 5 नंबर में वो चीजें कवर हो जाएं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन दुनिया में और जो इलेक्शन कमीशन उनके पास इतनी सारी पावर नहीं है, तो कैसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, वही सेम चीज लिखोगे आप, कंडक्ट और कंट्रोल पर जो है वो इलेक्शन जो है वो यहां पर आंसर लिए जाएंगे, है ना, वो चीजें होंगी। फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट पार्टी दैट वायलेट इट, कोड ऑफ कंडक्ट को मेजर करना और अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट देना, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह उनके जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं उन चीजों को रोकना, है ना। और अगर कोई सरकारी ऑफिशियल है जो इलेक्शन की ड्यूटी यहां पर कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे, है ना, गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये सब चीजें जो हैं आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत कम इलेक्शन कमीशन है जिनके पास इतनी पावर्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें आप ना ये भी कर सकते हो कि बाई इलेक्शन भी करवा सकते हो, है ना। अगर कहीं पर लगता है कि कुछ गलत तरीके से इलेक्शन में जो है वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप इसको क्या करिएगा, बाई इलेक्शन के तहत जो है वो कवर कर लेना, है ना, कि भाई उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दोबारा इलेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो भी यहां पर फंड वगैरह डिसाइड किया गया है कि इतना फंड आप यहां पर खर्च कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा आपने खर्च किया है तो जीतने के बाद भी जो है वो आपको मेंबरशिप से हटाया जा सकता है। तो ये सब पावर्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये रिगिंग इन इलेक्शन एक टॉपिक यहां पर बच गया था, ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको ऐड किया है कि रिगिंग यहां पर क्या होता है। देखो, फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स इन एन इलेक्शन इज कॉल्ड रिगिंग, है ना। ये डेफिनेशन आ सकती है कि रिगिंग है क्या। तो अगर आप गलत तरीके से या माल प्रैक्टिसेस के थ्रू, है ना, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है जो अपने वोट्स को यहां पर इंक्रीज करना चाहे, तो उसको हम रिगिंग कहते हैं, ठीक है। यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर्स, ठीक है, कि जो लोग जिन
एक्सक्लूडेड जो यहाँ पर लोग हैं लिस्ट से, उनको गलत नाम से इंक्लूड करवा लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन, ठीक है, सेम ही पर्सन अलग अलग तरीके के वोट डाल रहा है। ब्राइबिंग पोलिंग ऑफिसर टू फेवर अ कैंडिडेट आर कंसीडर्ड एज रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है। जो यहाँ पर क्या होते हैं कि जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, है ना, उनको यहाँ पर क्या करना कि थोड़ा रिश्वत वगैरह यहाँ पर दे देना, है ना, कि भाई आप हमारा फेवर करिए, हम आपको जो है वो माला माल बना देंगे। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस होती है ये क्या होती है, ये रिगिंग के अंतर्गत आपको कवर होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। राइट अबाउट एनी 3 challenges which an ordinary citizen would have to face if he she want to contest an election, है ना। अगर कोई आम इंसान जो है वो इलेक्शन में यहाँ पर खड़ा होना चाहता है तो उसको यहाँ पर आपको ये बताना है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, है ना। आम इंसान अगर खड़ा भी हो जाएगा तो जीत नहीं पाएगा, तो कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना, तो उन्हीं में से 3 चैलेंजेस आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर होगा, है ना, ये पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है। कई बार क्रिमिनल कनेक्शन वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पर टिकट मिल जाता है ना, बाकी लोगों को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस पावर बहुत होती है उनके पास, ठीक है। उसके बाद सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, मतलब पापा जी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में है, बेटा जी हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, बहू जी हैं, ठीक है, माता जी हैं, सब लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक जो है वो एक टर्म भी बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेपोटिज्म, ठीक है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और क्लियरली डिफाइन कर देना कि नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, है ना, मतलब कोई फैमिली है उसके ही लोग अलग अलग यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि वो लोग आपको उस पॉलिटिकल पार्टी में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कई बार लोग ये भी आवाज उठाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाई इज दीज नो, व्हाई इज देयर, ठीक है, ये देयर करिएगा, व्हाई इज देयर नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स हु होल्ड सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ गवर्निंग द कंट्री। हमारे देश में क्या है कि जो लीडर्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए हमने क्या है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करी है। तो इसका कारण क्या है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आर नॉट रिलेवेंट टू ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है, मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं तो उसमें एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर तरीके की जॉब के लिए जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर को क्या करेंगे, उसकी एबिलिटी टू प्ले वेल, है ना, कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता है या नहीं खेलता है ना, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। जैसे कई लोग हैं 10th पास है, 12th पास हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया, क्यों, क्योंकि क्रिकेट खेलने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर सही है ना। जैसे उसी तरीके से एमएलए और एमपी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न, प्रॉब्लम्स एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो मंत्री जी होंगे, जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके अंदर ये समझ में आनी चाहिए, उनको ये दिखना चाहिए कि भाई जनता यहाँ पर क्या चाहती है ना, जनता की प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो उनके अंदर वो एबिलिटी है, तो एक अच्छे एमपी और एमएलए हैं। इन आर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई सब लोगों के पास समान अधिकार है। अब अगर मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि मैं कंडीशन सेट कर देता हूं कि भाई जो भी लीडर्स होंगे उनके 90% आनी चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आधी जनता ने तो ग्रेजुएशन नहीं किया है और आधी जनता ने ग्रेजुएशन जो किया है उसमें से कई लोगों के 70% होंगे, 80% होंगे, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में देखने को मिल रहा है। इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी कंट्री सिटीजन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे फिट कर देंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इलेक्शन में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, तो ये भी जस्टिफाई करने को क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का एक सेट, ठीक है, जिसमें मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो चैप्टर है वो यहाँ पर कवर किया है, और मैंने वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर सब चीजें कवर कराई हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके उस चैप्टर में जो मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में भी पढ़ाया हुआ है, वो सब चीजें मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में एक बार आपके साथ डिस्कस कर ली है। बाकी आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, आप पुराने वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि मेरे वन शॉट रिवीजन देखने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक यहाँ पर जो है ये वन शॉट रिवीजन दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो आप, तो आपको जितनी क्लास हैं, ठीक है, सभी क्लासेस के यहाँ पर वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे। तो 9th क्लास का चाहिए आपको, है ना, तो 9th क्लास पर क्लिक करो आप। 9th क्लास पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके की चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। आपको हिस्ट्री का देखना है, ज्योग्राफी का देखना है, क्योंकि मैंने सारे वन शॉट रिवीजन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे हिस्ट्री यहाँ पर है
उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि ज्योग्राफी होगा, दूसरे सब्जेक्ट होंगे, वो क्लिक करिएगा तो आपको जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे हिस्ट्री देखने को मिल रहा है वैसे सिविक्स का देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपने बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है वो केजी से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आगे की वीडियोस की आपको यहाँ पर अपडेट मिले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।